जगजीत कौर, जगजीत कौर, यस। आज ले लें फिर टेस्ट, अगर अच्छी तैयारी है तो। बोलो, अगर आज लेना तो आज ले लें फिर, अगर तैयारी है। दैट्स गुड। तो बेटा, देयर इज अ स्लाइड चेंज इन द टेस्ट। दो चीजें चेंज हो रही है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स अभी रहने दो, उसका अलग से टेस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी छोड़ दो, क्योंकि फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है वो। अभी के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का टेस्ट है, और वो भी जितना हमने कराया उतना, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं कुछ क्वेरीज आपको एड्रेस कर लेता हूँ पहले। जो 3 चीज़ों का टेस्ट है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स का। उसमें आएगा आपका क्या कहते हैं, जो आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने जितने भी प्रिंसिपल पढ़े हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुएंसी लॉ, फ्लोटेशन का लॉ, पास्कल का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलियरिटी, और जितने भी विस्कोसिटी, जितने भी पढ़े हमने चीजें, फ्लूइड इन मोशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो सारा कुछ इसमें आएगा। प्लस थर्मल जो थर्मोडायनामिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको आज हम खत्म कर देंगे, ये सारा कुछ आएगा, जितना भी इसके कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये समझ लग गई आपको? मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट, प्रथम चावला, एक मिनट रुको, है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेरी। दूसरी बात है, इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जितना सर ने कराया, और मैंने सर से ही क्वेश्चन मांगे हैं, और सर ने मेरे को क्वेश्चन दे दिए हैं, और वो बन गया आपका टेस्ट, ठीक है। तो जितना सर ने कराया है, ध्यान से उसको सारे को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, सर से आज ही पूछ लेना, ठीक है। या जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, आपके पास लेक्चर है, यू कैन ऑलवेज रिविजिट ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे जाके कोई अगर लेक्चर नहीं समझ लगा है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा इसमें आएगा फंडामेंटल राइट। सिर्फ एक टॉपिक डाला मैंने पॉलिटी का। मेरे को लगता है, पता है ना, मेरे को बताया था सर ने कि फंडामेंटल राइट खत्म हो गए हैं। एवरीबॉडी पता है ना, खत्म हो गया, आपको कि नहीं कुछ पता है उसके बारे में? तो उसमें क्वेश्चन वैसे बेटा ध्यान से करना उसको, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के लेवल के हैं। इन द सेंस कि जिस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह से आप बोलोगे सर फंडामेंटल राइट्स, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ऐसे नहीं डाले क्वेश्चन। तो हर चीज को पढ़ो, उसके व्याख्या को पढ़ो, कहाँ पे लागू होता है वो पढ़ो, किसके ऊपर लागू नहीं होता वो पढ़ो, ठीक है। तो ये सारा 3 चीजों का टेस्ट है आपका। 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, नो नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए, रहने दो तो आप, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी अभी के लिए, वैसे अगले टेस्ट से हम रख देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या किसको नहीं करना। फिजिक्स का बेटा आपको बताया पाहुल पाहुल प्रीत। फिजिक्स का हमारे पास 2 ही 3 चैप्टर किया हमने, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। उस जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आपको मैंने माइक्रोन और उसके बारे में बताया था, याद है? सारे हम टेस्ट करके आए थे ना वो। प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स, और आज जो हम कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। जितना आज कवर हो जाता है, उतने का टेस्ट होगा, सीधी सी बात है। कोई लेक्चर नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, यू कैन ऑलवेज विजिट द प्रीवियस लेक्चर्स। हेलो पारुल। तो दिस इज whole test about 99 minutes you will get to get 100 questions, तो approximately 1 minute per every question। बहुत ज्यादा है वैसे तो, मैं सोच रहा हूँ कम कर दूं, 90 मिनट कर दूं, ठीक है ना, 90 मिनट। यस, इट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगी। द बेस्ट यू नीड टू डू, ठीक है ना, बेस्ट जो उनमें से ऑप्शन होगा वो चेक करना होगा। अब एक और क्वारी होती है आपकी कि बेटा टेस्ट सर पता नहीं ग्रेड होंगे कि नहीं। यस बेटा, आप ये मत सोचो कि आपके टेस्ट ग्रेड नहीं हो रहे। एक एक बच्चा जो यहाँ पे क्लास लगाएगा, जो यहाँ पे क्लास लगाएगा, उसके नंबर, उसके कितने बार उसने लॉग इन किया, लॉग आउट किया, कहाँ पे बैठ के वो क्लास लगा रहा है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टैटिस्टिकली अवेलेबल है। हम ये भी बता सकते हैं आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, कितने बजे आप लॉग आउट हुए हो, कितने बजे लॉग इन हुए हो, ठीक है ना। तो वी हैव ऑल दैट क्वेश्चन। जो पिछली बार जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं बार कर पाए थे, तो
उनको उनकी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, ठीक है। एक सरप्राइज होगा आपके लिए, वो टेस्ट के टाइम बताऊंगा। बेटा टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए यू नीड टू लिंक थ्रू दिस ऐप। तो जो बच्चे यूट्यूब लगा रहे हैं, अब मंडे में अब टेस्ट कल नहीं होगा, टेस्ट होगा मंडे को। वाई? बिकॉज मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे, क्योंकि पिछली बार मेरे को बहुत इशू आया था, बच्चे बोलते सर हमारे पास नेट अच्छा नहीं है, हमारे पास फोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। अरे बेटा मेरे को लोकेशन पता चलती है, ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ बैठ के घर में कहाँ बैठे हो, ये नहीं पता चलता मेरे को, वो भूल जाओ। इतना डरने की प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। मेरे को बस इतना पता चलता है कि आप इंडिया में ही हो कि या बाहर से कई बार आ जाते हैं ना कोई लोग। यू नो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, मैंने देखा कि 2-3 लोग कोरिया से लगा रहे मेरी क्लासेस। तो आई चेक इट, तो फिर मैंने कॉल किया तो पता लगा कि एक दो बच्चे कोरिया से भी हैं हमारे। जो यहाँ पे गए थे और वो लॉकडाउन के कारण वही फंस गए, वहां से क्लासेस लगा रहे हैं। मंडे का, हाँ मंडे का क्यों किया बेटा, मंडे को इसलिए किया है क्योंकि आपके पास एक दो 2 दिन की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अरे भाई ऐसा कैसे नहीं देख सकता, मैं जहां पे चाहूँ आपको देख सकता हूँ, बट यू नो आई विल नॉट डू दैट, ठीक है ना। ये आपकी प्राइवेसी है, बट आपने मेरे को टेस्ट नहीं देना, आपने अपने आप को टेस्ट देना। मत दो मेरे को, क्या जाता है, ठीक है ना। आप अच्छा सोचोगे, किताब खोल के क्वेश्चन करी जाओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। मैंने टाइम टेस्ट डाल देना। यस 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 यस, ठीक है गुरप्रीत। तो तो मेरे को मतलब बस टाइम टेस्ट देंगे बस आप, और कुछ नहीं। मेरे को वही मतलब है, मैंने नहीं कुछ चेक करना और, ठीक है ना। बाकी आप अगर आप जल्दी से फालतू से आप चीटिंग कर ही जाओगे तो दैट इज ऑन योर कॉन्शियस, दैट इज नॉट ऑन माई कॉन्शियस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो मंडे को टेस्ट इसलिए रख रहा हूँ बेटा क्योंकि पिछली बार काफी बच्चों ने बोला था सर हम टाइम पे टेस्ट नहीं दे पाए। टाइम आपको टेस्ट के एक दिन पहले बता दिया जाएगा, दैट इज ऑन संडे, जिस दिन आपको आपको ईमेल आएगी, जिस दिन आएगी, है ना। और दूसरी बात, ये टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये मत, यूट्यूब वालों प्लीज यू नीड टू ज्वाइन दैट दैट डे, उसी दिन अच्छा डाटा पैक डलवा के इस दिन मंडे को मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस दिन आपने ज्वाइन कर लेना, सीधी सी बात, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्लियर हो गए? कोई और क्वेश्चंस आप बता दो। सिलेबस बता दिया मैंने, टाइप फॉर्मेट बता दिया आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगी, एक ठीक होगी, 3 गलत होंगी, ठीक है ना। अब बार बार मेरे को फोन मत करना प्लीज कि सर ये टेस्ट काउंट होगा कि नहीं होगा। आपका टेस्ट का एक एक नंबर काउंट हो रहा है बेटा, हमारे पास एक एक स्टूडेंट के उसकी जैसे आपने ईमेल दिया ना, तो हमारे हम आपको भेजेंगे किसी दिन आपके रिजल्ट, ठीक है ना। आपके फादर साहब को भेजेंगे, आपको नहीं भेजना हमने, ठीक है ना। तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, तो ये मत समझो कि आपके रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सर ने हमें बोला कि एटलीस्ट गिव देम 3 चांसेस, ठीक है। तो आपका एक चांस हो चुका है, 2 चांसेस और हैं आपके पास। ये वाले में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छे से करना, ठीक है। अगले वाले में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो वो टेस्ट डिफिकल्ट होता रहेगा ताकि हम आपका लेवल जान सके कि जितना हम पढ़ा रहे हैं, तभी मैंने सिर्फ उतना टेस्ट दिया है जितना हमने पढ़ा है, उसके बाहर टेस्ट नहीं है बेटा, ठीक है जी। कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सर मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता चुका हूँ कहाँ से पढ़ना है, जितना मैंने आपको कराया उतना भी काफी है। इसके अलावा पढ़ना है तो मैंने आपको लूसेंट की बुक अपलोड की थी आई थिंक, है ना, हिंदी में। तो आज मैं चाहता हूं कि आपको, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल अपलोड इन इंग्लिश एज वेल, जो इंग्लिश वाली है मेरे पास। तो जिनको हिंदी चाहे मिल गई है तो वो ठीक है, वो वहां से पढ़ें। जिनको नहीं मिली है तो इंग्लिश में मेरे को आज मैसेज कर दे ग्रुप में, आई विल अपलोड दैट एज वेल, ठीक है। लूसेंट से पढ़ लो अभी के लिए, ठीक है। आगे जाके हमने ऊपर कर लेना, ठीक है। बेटा ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, पता नहीं क्यों आपने अभी पंगा ले लिया। अभी के लिए, अभी आप ऑप्शनल के लिए आप मैम से बात कर लो, ठीक है। उसके आगे जाके हम डेवलप कराएंगे आपके ये सारी चीजें, ठीक है। चलो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट बॉस। कहां से लेफ्ट किया था हमने लास्ट टाइम? नहीं नहीं बेटा, ये रेफरेंस के लिए बेटा, टेस्ट वहां से नहीं डाला मैंने, बट आपको वहां से कंसेप्ट समझ लगेंगे, कंसेप्ट पे क्वेश्चन डाले मैंने, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कंसेप्ट आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा जितना मैंने पढ़ाया उतना तो करना, मोस्टली क्वेश्चंस वहां से आएंगे।
थोड़ा सा ट्रिक होगा ताकि आपका मेंटल एक्यूटी चेक करने के लिए कि आपको पता तो चल रहा है ना कि हम क्या करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, डन, ओके। तो टेस्ट आपने लॉग इन यहीं पे करना है। ठीक है, वहां यूट्यूब पे मत जाके बैठ जाना कि सर यूट्यूब पे लिंक भेजेंगे। तो टेस्ट आपने यहीं पे लॉग इन करना है। टेस्ट आपका ऐसे ही होगा। 5 मिनट पहले मैं आपको बता दूंगा किस तरह का टेस्ट होगा। ठीक है, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार आशीष कुमार, पूरे अब आप पूरी रामायण सुन के बोलते हो जी सीता कौन थी। इतना कुछ बता दिया, आप बोलते हो सर फिजिक्स का टेस्ट होगा। ये तो बहुत गलत बात है यार। ग्रुप में डिस्कस कर लेना आप, अगर आप लेट ज्वाइन हुए तो। चलो। सो मुस्कान मत्तू है यहाँ पे, मुस्कान मत्तू, एनीबॉडी नेम मुस्कान मत्तू? या आप ज्वाइन तो करके आप बोलते आपको आती नहीं है। आप बोलते आपको आती नहीं है, मैं आ तो रही है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने कंडक्शन किया था ना, वी डिड कंडक्टर्स, वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट। तो कंडक्शन कहाँ पे होती है मोस्टली, कहाँ पे कंडक्शन देखने को मिलती है हमें? बेटा मनीष कुमार जी, आप अभी टेंशन मत लो। एक दिन जब मैं टेस्ट दूंगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे इट इज 90 टू 99 मिनट्स का टेस्ट होगा, इससे नीचे का टेस्ट नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन डाले हैं, तो 100 क्वेश्चंस को काफी अच्छे से आपको करना पड़ेगा देख के। तो आई विल थिंक कि 90 या 99 के अंदर डाल दो कोई भी। ठीक है ना? यस, वेरी गुड जयदीप सिंह। जयदीप ने बोला कि कंडक्शन का मतलब कहाँ पे होती है ये होती है इन सॉलिड्स ओनली। ध्यान से सुनना आज की। बेटा राधा, वहां पे ना दो बटन्स होंगे। ठीक है ना, एक होगा ऑडियो का जो मेरी फोटो आ रही होगी, एक होगा सॉरी वीडियो होगा जहां पे मेरी फोटो आएगी, और ऑडियो का जहां पे मेरी आवाज आएगी। दोनों हरे होने चाहिए, लाल नहीं। ठीक है ना? तो आप देख लेना उसमें, नहीं तो दोबारा कट करके ज्वाइन कर सकते हो। सो वी डिड कि कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन मोस्टली इन सॉलिड्स। ओके, सो ये हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये याद है आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था? डन, ओके। सो ये भी हमने स्लाइड कर ली थी कि कंडक्शन में ये बहुत ध्यान से करना है। ये स्लाइड जो मैं अभी कर रहा हूं इसको थिंक करना, क्योंकि पेपर इज ऑल अबाउट थिंकिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहां से भी बनाया है, मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, पर कैसे बनाया है और वो आपको पेपर में पता चलेगा। ठीक है, यहां से इस ख्याल को स्लाइड से करना। होवेवर द कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। ये समझ लगा कि कंडक्शन में ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स भाग के आगे, भाग के यहां से भाग के यहां चले जाते हैं। समझ रहे हो? तो देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मनप्रीत कौर, क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? आवाज बेटा क्लियर है? वाक्यों को आ रही है बेटा आवाज? यस, गुड गुड गुड। तो देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयर इज ओनली द मूवमेंट ऑफ व्हाट? एनर्जी, एनर्जी का होता है। यस बेटा, इसमें स्टेट नहीं चेंज होगी। अगर स्टेट चेंज होगी तो दैट विल बिकम योर कन्वेक्शन। ओके, ठीक है। सो मूविंग अहेड, वी हैव डन दिस। सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर्स, लिक्विड उससे कम होते हैं, और सबसे कम होते हैं गैसेस, ये भी हम करके आए थे। ठीक है ना? तो एयर इज ए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, ये बताओ। एयर इज अ बैड कंडक्टर, व्हाई? इसीलिए आपकी जहां पे, अच्छा जो गुड, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, एक चीज लिख लो यहां पे, जो लोग बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स, दे आर गुड इंसुलेटर्स। ध्यान से इस चीज को पढ़ना, दे आर गुड इंसुलेटर्स। लग गई समझ? दे आर गुड इंसुलेटर्स, INSULATOR। ठीक है ना? अब इसका क्या मतलब है? तो अगर मेरे को इस कमरे में इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं एक काम करूंगा, जैसे अब यहाँ पे तो नहीं इतना सिस्टम यूज होता, लेकिन अगर आप देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस।
सॉरी, यस। तो अगर हमने देखना है कि एक जो यस, तो अगर हमने देखना है कि गुड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अगर यहाँ पे तो ये सिस्टम नहीं यूज होता, लेकिन अगर आप कनाडा, यूएसए और यूरोप में जाते हो जहां बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ठंड होती है, तो वहां पे एक इंसुलेटर की प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटर कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो दीवारों में ना ईंट की बजाय ईंट में गैप डाल देते हैं। जहां पे गैप होगा, जैसे ये दीवार है और ये दीवार है, दो दीवारों के बीच में अगर एयर ट्रैप होगी तो वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी बेटा। डन। इसी तरह जब आप खिड़कियां यूज करते हो, ध्यान से देखना, जो डबल लाइन खिड़कियां होती हैं, डबल लाइन का मतलब दोनों तरफ ग्लास है और बीच में हवा है, ठीक है। सर सेटिंग्स का ऑप्शन बता दीजिए, चैट पेज स्लाइड्स एंड वीडियो इकट्ठे शो हो रहे हैं। डोंट नो बेटा इसका क्या मतलब है, ज्योति का। somebody help him। गुलशन अगर है तो उसको पता चल गया होगा, प्लीज हेल्प हर, ठीक है ना। कोई और बच्चा अगर अवेलेबल है तो प्लीज हेल्प हर ज्योतिका को। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जब आप दो सरफेसेस लेते हो और बीच में आप बैड कंडक्टर को डालते हो, तो क्या होगा। अगर ये मैंने ये शीशा रखा और एक शीशा रखा, कहते हैं ना कि अगर आपको रूफ में इफेक्टिव कूलिंग करनी हो ना, तो जैसे ये जितनी आपकी खिड़कियां हैं उसके अंदर डबल शीशे डाल दो। डबल शीशे का मतलब एक शीशा और उसके बीच में क्या कर देंगे हम, या तो ये उसके बीच में हम क्या कर देंगे, हवा ट्रैप कर देंगे। जहां हवा ट्रैप होगी तो ये वाला जब बाहर से गर्मी आ रही है, ठीक है ना, और अंदर वाली गर्मी, ये दोनों को बीच में क्या डाल दिया हमने, एक इंसुलेटर। तो ना तो हवा बाहर जाएगी ना बाहर से हवा अंदर आएगी, तो ये ट्रैप रहेगी, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, वो ये जो आप ज्योति का बात कर रहे हो, वो होता है कई बार कि वो स्क्रीन हट जाती है जब आप चैट करने की कोशिश करते हो मोबाइल पे। तो यू नीड टू डू कि आप लैंडस्केप मॉडल, पोर्ट्रेट मोड होती है ना, ऐसे और ऐसे, तो वो उसको ऑन कर दो, स्क्रीन को, ऑटो स्क्रीन को, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। टिल्ट करके देख लो एक बार। सो वी हैव डन दिस। मेटल्स हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी एक गिवन बॉडी होएगी, वो कितने हीट अमिट कर सकती है, कितनी हीट कंडक्ट कर सकती है, दैट विल डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन एंड। ये हमने कल आपको बताया था कि अगर रॉड आपको बहुत बड़ी मिलेगी, आप बहुत बड़ी लोगे, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। इसलिए जितना डिस्टेंस आप कम रखोगे अपने और हीट सोर्स के बीच में, उतनी जल्दी वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसकी एग्जांपल भी बताई थी कि अगर आप चम्मच से दाल को हिलाओगे तो आपका चम्मच जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन आप कड़छी से तब उसको दाल को हिलाओगे तो कड़छी जल्दी गर्म नहीं होती। इसीलिए आप कड़छी का उपयोग करते हो दाल को हिलाने के लिए, दाल को बनाने के लिए, ठीक है। डन। तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा जल्दी हीट ट्रेवल करेगी। जैसे कि आपने अभी गैस चलाई है, गैस चला रहे हो, गैस के अंदर आपने एक चम्मच रखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर गर्म करने के लिए। तो जितना टेम्परेचर, अगर आपका बाहर टेम्परेचर 0 है और आपने गैस चलाई है 100 डिग्री सेल्सियस पे चलाई है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो हीट जल्दी ट्रेवल करेगी वहां से वहां, ठीक है ना। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रेवल करेगा, और जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट करेगा। एक एक सुई भी जल्दी कर लेगी, बट एक सुई का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, इतना सा, वो कम हीट करेगी। लेकिन अगर एक चमचा लोगे तो चम्मच ज्यादा करेगा, ठीक है ना। हायर टू लोअर, यस यस यस। तो वी हैव डन दिस। दिस इज ऑल एक न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आपको ऐसे भी आ सकता है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज नोन एज थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी क्यू बाय टी। पर ये हमें याद नहीं करना, बस आपको इतना याद करना है कि ये एरिया पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थिकनेस और उस पे डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, टाइम पे। और थिकनेस मतलब लेंथ पे, लेंथ पे, नॉट थिकनेस, यहाँ पे लेंथ आना चाहिए था। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा आपका, ये गलत है बेटा, डेल्टा टी इज लेंथ, ओके। सो
मूविंग अहेड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। हमें पता था कुछ सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, यस। गुड कंडक्टर्स कौन से होंगे? जितनी हीट आपने आपने उसको दी उतनी अगर उसने ट्रांसमिट कर दी तो हम उसको बोलेंगे दे आर गुड कंडक्टर। तो मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स। इसमें अकेली एक्सेप्शन कौन सी है? बहुत कॉमन है। हमने कहा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक अकेली एक्सेप्शन है इसमें जो आपको याद रखनी। कौन सा मेटल गुड कंडक्टर नहीं है? वेरी गुड, सुमनप्रीत कौर, वेरी गुड बेटा। तो सुमन ने बहुत अच्छा आंसर किया। मर्करी इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज, सॉरी, मर्करी इज द ओनली मेटल जो हम एज ए, जो है, जो एक मेटल है, मेटल होके भी इट इज ए बैड कंडक्टर। ठीक है, डन डन। तो वो लिक्विड होता है, क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता, इसीलिए मर्करी बैड कंडक्टर होता है। डन। ह्यूमन बॉडी भी अच्छा कंडक्टर है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी कैसे कंडक्टर होगा भाई? किसी को पता? वी आल्सो ट्रांसमिट एनर्जी। जब कभी आपने सर्दियां देखी होंगी, कई बंदे जो होते हैं जिनका मतलब जिनके हाथ बड़े गर्म रहते हैं ना, तो आप कभी जब सर्दियों में क्या करते हो कि मतलब ऐसे ही गर्मी के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं, यार तेरे तो हाथ बड़े गर्म है ना? तो वी आल्सो कंडक्ट, क्या करते हैं? ट्रांसमिट एनर्जी या कंडक्ट एनर्जी। यस, एटीपी। शनाज, वेरी गुड बेटा। बट इट इज डजंट रिलेट विथ एटीपी, वो हम बाद में करेंगे कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है। बैड कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस दैट डजंट ट्रांसमिट हीट इजीली। ठीक है, जैसे कि वुड हो गया, फाइबर हो गया, ग्लास। अच्छा, अगर अगर आप जैसे कई लोग ना आजकल देखते हैं कि जो लोग आपके एल्यूमिनियम के दरवाजे आ गए आजकल, है ना? एल्यूमिनियम के दरवाजे भी लगाते हैं लोग, जो आपके घर में लगे होते हैं या बाथरूम में लगे होते हैं दरवाजे। एक वो दरवाजे हैं और एक लक्कड़ का दरवाजा है। कौन सा प्रेफर करोगे? एल्यूमिनियम कौन सा मेटल मेटल है ना? एल्यूमिनियम या स्टील? यस, बिल्कुल स्टील। अगर स्टील का भी यूज करते हो या अगर आप एल्यूमिनियम का यूज करते हो तो बेसिकली दे आर व्हाट? दे आर मेटल। एल्यूमिनियम इज ए मेटल। तो जो मेटल है वो तो हीट और क्या कहते हैं, हीट को अच्छा ट्रांसमिट करेगा। तो दे आर गुड कंडक्टर्स। तो वो क्या होगा? टेम्परेचर में इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए लक्कड़ के दरवाजे प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि लक्कड़ क्या है? एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लगी समझ? वुड हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, रबड़ होगी, एयर होगी, दे आर बैड कंडक्टर्स। तो तभी, ताकि आपके रूम जो होगा उसमें क्या होगा कि रूम को अच्छे से इंसुलेट करने के लिए, या एसी चल रहा है तो रूम को अच्छे से इंसुलेट करने के लिए वी नीड बैड कंडक्टर्स। नाउ थर्मल इंसुलेटर्स क्या होते हैं? विच substances through which heat is not transmitted by any methods are called as thermal insulators। ठीक है। In fact, some bad conductors are sometimes used known as thermal insulators। ठीक है जी। अब ये लग गई बात, बैड कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स। ये समय लगी। यस, बैड कंडक्टर ऑफ इज गुड। वेरी गुड रवीना। ठीक है ना? लग रहा समझ यूट्यूब वालों? कोई क्वेश्चन, कोई शक? सही है, गुड गुड, वेरी गुड सुमित कुमार। यस, वुड को ही प्रेफर करेंगे हम। वेरी वेरी गुड बेटा। नाउ वी मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। बैड कंडक्टर्स हो गया, कंडक्टर्स हो गया, वी हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है। गुड कंडक्टर्स रेफर्स ऑफ हीट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट कैन कंडक्ट हीट वेरी फास्ट। ये सारे आपके गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। व्हाट आर गुड इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स है भाई जो हीट कैनॉट ट्रेवल, जहां से हीट कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है। पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स, ये भी बात करके हम सारे के सारे। ठीक है। हाँ, ये रहने दो अभी। या मैं आपको, अच्छा, इसके हमने वो भी कर लिए थे ना? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी कर लिए थे, एप्लीकेशंस कर लिए थे ना हमने इसके। चांदनी, गुड बेटा, गुड गुड। सो अच्छी बात है, वी हैव डिस्कस दिस, है ना? गुड गुड।
एक इसकी एप्लीकेशन हमने करनी थी, है ना? एप्लीकेशंस भी कर ली थी क्या? और ये तो पता लग गया। ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगा। In winter, metallic handle of the wooden door appears colder because it is a good conductor. तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, याद है? कि सर्दियों में जब आप मेटालिक कंडक्टर को, मेटालिक जो मेटल से बना होता है आपका हैंडल दरवाजे का, उसको हाथ लगाते हो तो एकदम से ठंडा लगता है। क्यों लगता है? दैट इज, ये अब मैं बताऊंगा नहीं। एस्किमोस लिव इन डबल वॉल्ड स्नो हट्स, जिसको इग्लूज बोला जाता है। इग्लूज में बताया था कि एक बाहर परत जमाई जाती है बर्फ की, इसके अंदर एक और परत जमाई जाती है और उसके अंदर रहते हैं वो। उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। बोथ एयर एंड स्नो आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अंदर वाली हीट अंदर रहेगी, बाहर वाली हीट बाहर रहेगी। आपने एक और चीज देखी होगी, है ना? जो बड़े बड़े जहाँ पे होते हैं ना, क्या कहते हैं, एक तो मटके वाली कुल्फी वाला आता है, याद है? कभी मटके वाली कुल्फी खाई हो तो उसका वो वाला बंदा क्या करता है, कभी सोचा उसको? उसने बोरी नहीं होती, बोरी जो इसकी बनी होती जूट की, बोरी को गीला करके उसके ऊपर डाला होता था, है ना? कभी ये ऑब्जर्व किया? अगेन सेम चीज होती है कि वो क्या होते हैं यस, यस यस, वो ठंडा ज्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। आप बूरा देखा, जो लक्कड़ को आप छीलते हो तो लक्कड़ के साथ में जो आपका नीचे गिरता है पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं बूरा, ठीक है ना? तो वो भी बहुत बैड कंडक्टर होता है हीट का। यस, बूरा। तो वो हीट कंडक्टर बहुत बैड कंडक्टर होता है। वाई? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होती है, इसीलिए बर्फ को उसी में लपेटा जाता है, ताकि यस, ताकि उसके जो है हीट अंदर ट्रैप रहे और इंसुलेशन उसको मिलती रहे। ठीक है। सर्दियों में क्या करते हैं बर्ड्स ना, अपने पंख खिलार लेते हैं। ध्यान से देखना, कभी ऑब्जर्व करना, पंख खिलारेंगे वो। अच्छा, पंख खिलारने का क्या मतलब है? एयर उसमें ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लगी बात? इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। अब गनी बैग्स होते हैं वो बोरियों में, सा डस्ट में, ठीक है ना? तो आइस को कहाँ पैक किया जाता है? गनी बैग्स में, या जो गनी बैग्स होते हैं आपकी बोरियों में, बोरियों में गीला करके उसमें पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जाती है बेटा, और एयर ट्रैप होने के कारण क्या होता है? दैट इज अगेन अ बैड कंडक्टर। गनी बैग्स उसी को बोलते हैं बेटा, ये जो जहां इसमें आप अनाज नहीं डाल के लाते, बस पहले बोरियां आती थी, अब नहीं डालते, अब तो प्लास्टिक की आ गई ना। पहले जो आती थी ना बोरियां, वो ब्राउन कलर की बोरियां, कभी याद होगा आपने, साडस्ट मतलब बुरा, ठीक है ना? तो वो आपको याद करनी होगी। जूट वाली, हाँ, यस यस, ठीक है ना? अब नहीं आती वो, अब तो दूसरी आ गई ना शायद, प्लास्टिक की वाली, हाँ, आलू वाली जो बोरियां आती है। अब तो डिफरेंट तरह की बोरियां आ गई। पहले जो बोरियां आती थी अगर देखो तो वो काफी भारी होती थी, ठीक है ना? जूट की मिली होती थी और काफी उसमें एयर ट्रैप होती थी। यस, नाउ यू कैन डू दिस ऑल बाय योरसेल्फ। आई थिंक ये सब कुछ आपको पता है। न्यू क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, ठीक है? हाँ, भारी होती थी वो। तो क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। जितनी रजाई आप ऊपर लोगे, रजाई के अंदर थोड़ा हीटर लगा कोई, वो आपकी हीट को ही बाहर जाने से प्रिवेंट करती है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, यस, ओके। तो उनमें उनमें देखो, अभी एक देखो, एक रजाई है जो अभी अभी बनी है, बिल्कुल मैंने अभी रू बिल्कुल अभी भरवाया उसमें, ठीक है ना? और एक रजाई है जो 5-7 साल मैंने बड़े यूज की है। मैं दोनों को बाहर निकालता हूँ, गर्मी मेरे को ज्यादा किस में मिलेगी बताओ? न्यू वन में, वेरी गुड। ओल्ड वन में नहीं बेटा, न्यू वन में, वेरी गुड। न्यू वन में क्यों मिलेगी? क्योंकि जब आपका देखा होगा, जब आप रजाई बनाते हो तो रूह जो है ना उसको खिलारा जाता है ताकि वो फूल जाए। और जो आपकी नई नई रजाई होती है वो बड़ी फूली होती है। आप खुद से जो कॉटन से पहले बनाते थे ना रजाई, बहुत फूली होती थी। अब जो वो फूल जाएंगी तो एयर ट्रैप कर लेंगी। जब एयर ट्रैप कर लेंगी तो उनकी इंसुलेशन बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। जो पुरानी रजाइयां होंगी वो पतली हो जाती हैं, अगर आप देखो तो ऐसा होता है कि बिल्कुल उनमें हवा है ही नहीं। वहां पे कॉटन में सारी हेयर ट्रैप बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है ना? तभी जब रजाइयां, आप सर्दियां, अभी जैसे आगे सर्दियां आएंगी, तो उसको पहले जब कहते हैं ना बाहर जाके धूप निकाल लो, धूप में ले जाओ उसको, धूप में थोड़ा सा सुखा लो, है ना? तो वो करते थे हम, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात है। अगर आपके पास एक, ये दोनों के दो बंदे हैं, मतलब एक बंदा है, तो वो एसी लगा के सो रखा है, तगड़ा टेम्परेचर किया उसने 16 डिग्री सेल्सियस, ठंड लगेगी ऑफ कोर्स उसको।
अब उसके पास है कि एक ही दो दो है, क्या कहते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना, चद्दर है उसके ऊपर। तो वो कहता है कि मैं तो एक ही बंदा हूँ, तो मैं एक ही चद्दर लूंगा, ठीक है ना। बट अगर वो दो चदरें लेता है तो दोनों के बीच में एयर ट्रैप होएगी, तो वो ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करती है। यस, धूप में फूल जाती है। तो हर जगह पे फिजिक्स लग रही है अब आपको समझ, ठीक है ना। दो रजाइयों का क्या फायदा है, दो मतलब कंबल का क्या फायदा है, या दो मतलब चादर का क्या फायदा है ना। ये डबल लेयर विंडो का भी बात बता दी थी आपको, ठीक है। सर्दियों में आपने देखा होगा जब आप गुरुद्वारे जाते हो, या गर्मियों में भी जब आप गुरुद्वारे जाते हो, तो क्या होता है कि भाई अगर आप संगमरमर के पत्थर के ऊपर, या गुरुद्वारे या मंदिर या जहां भी आप जाते हो, चर्च में जाते हो, पर हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि जब हम पैदल चलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उसके ऊपर पाँव के बिना, मतलब बिना चप्पल के चलते हैं सरफेस के ऊपर। सर्दियों में वो संगमरमर का पत्थर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये पत्थर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जब हम उसके ऊपर दरी बिछा देते हैं, तो दरी बिछाने से क्या हो जाता है कि वो एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। दरी के ऊपर आप आराम से चल सकते हो, संगमरमर के पत्थर के ऊपर आपको बड़ा दर्द होता है चलने में, ठीक है ना। ठंड भी लगती है सर्दियों में और गर्मी भी लगती है। लग गई समझ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। कहता है जी, कई बार अभी तो चलो ऑटो कट आ गया, जब हमारे पास पुराने जो कूलर होते थे, सॉरी रेफ्रिजरेटर होते थे, तो उसमें क्या हो गया, यहाँ सब जगह फिजिक्स ही काम कर रही है बेटा, और क्या। जो फिजिक्स इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और आप यूज कर सको उस चीज को, प्रिडिक्ट करना इस चीजों को। तो यहाँ पे आप फिजिक्स को यूज करते हो। आज हम और भी पढ़ेंगे कहाँ पे फिजिक्स ने कैसे चेंज किया। आप बोलते हो ना फिजिक्स पढ़ने का क्या फायदा, आप हर चीज पढ़ रहे हो उसमें फिजिक्स है बेटा, हर चीज कर रहे हो उसमें फिजिक्स है। आपको जितनी फिजिक्स पता है वो किसी और को नहीं पता हो सकती, बट आप उसको एक्चुअली अप्लाई नहीं करते हो, यही प्रॉब्लम है बस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब हमारे पास पुराने जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे, तो वो आपको पता है कि अगर हमने उनको ऑन कर दिया तो चलते रहते थे, चलते रहते थे। उससे होता क्या था, फ्रीजर में आपने देखा इतनी इतनी मोटी परत जम जाती थी। किसकी, किसकी, बर्फ की, है ना। तो आपके मम्मी भी नहीं बोलते थे कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई 2-3 दिन इसको एक दिन बंद रहने दो, है ना। क्यों, अब वो क्या करता था, जो इतनी बर्फ, इतनी मोटी परत जम जाती थी, वो और ठंडा नहीं करने देती थी। आप बोलते थे यार इसकी तो कूलिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है, काम तो उतना ही कर रहा है, एनर्जी भी उतनी खींच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ले रहा है। बट अब क्या होता था कि क्योंकि इतनी मोटी परत जम चुकी है उसके ऊपर, फ्रीजर के ऊपर, तो जो आपको बताया था, जो आइस होती है, जो स्नो होती है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, समझ रहे हो। तो पहले क्या बोलते थे आपको, मेरे को इसको एक दिन बंद रहने दो, इसको 2 दिन बंद रहने दो, सारा बर्फ गिर जाएगी, फिर इसकी कूलिंग कैपेसिटी एकदम से। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, रमीना ने एक टर्म यूज किया, डीफ्रॉस्ट। तो इसको बोलते हैं डीफ्रॉस्ट करना, फ्रॉस्ट करना ना ठंडा करना, तो डीफ्रॉस्ट मतलब उसको ऐसे रहने देना, और अपनी आप जब बर्फ बर्फ पिघल जाती थी, तो वो उसकी कूलिंग ओके हो जाती थी। डन, ओके। अच्छा, ओमकार, गुड। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये जानवर है, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इनकी जो ये फर्ज होती हैं, देखो कैसे कुदरत कुदरत ने कैसे जीव जंतु बनाए हैं। अब ये अगर आप इसको डेजर्ट में ले जाओगे तो बेचारा बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप डेजर्ट में ले जाओगे तो इसकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा in they are uniquely suited to that particular biome, that particular ecosystem। ये हम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम मैं कराऊंगा, और ऐसा कराऊंगा बेटा कि याद रखोगे आप, ठीक है। पुराने बच्चे होंगे, थोड़ी हेल्प करो मेरी। अच्छा कराया ना मैंने आपको। पुराना बच्चा है कोई यहाँ पे जिसको मैंने पढ़ाया इकोसिस्टम? कोई नहीं बेचारा बच्चा। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो फर्स होती हैं इतनी मोटी बनी होती है, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, इसलिए पोलर बियर जो है दे आर यूनिकली सूटेड फॉर पोलर पोलर रीजन्स। ओके, डन। अच्छा, ये देखो, आप सबने देखा होगा कि आपका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला रेफ्रिजरेटर का,
बाहर वाला बेसिकली मेटल से होता है, लेकिन अंदर भी देखो क्या लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यस, प्लास्टिक। वाई प्लास्टिक? वाई प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक इज अ विच कंडक्टर ऑफ हीट? वेरी गुड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर हमने अंदर क्यों रखा? इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बाहर वाली हीट अंदर ना आए और अंदर वाली हीट बाहर ना जाए। समय लग रहा, इसीलिए रेफ्रिजरेटर हर जगह पे फिजिक्स लगी हुई है बेटा। ठीक है, तो ये भी फिजिक्स का ही नमूना है एक। ठीक है, आप सर्दियों में इतने ये वाले कपड़े क्यों डालते हो? ऊन वाले कपड़े कहते हैं जी डालो, ठीक है, वूल वाले कपड़े डालो। ये क्यों डालते हैं? बिकॉज उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। समझ रहे हो? ऊन वाले कपड़ों में यस, इट ट्रैप्स एयर एंड ट्रैपिंग एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये जैसे घर बना रहा है ना, तो इन दीवारों के, दो दीवारों के बीच में ये गैप है, ये देखो, इसमें एयर ट्रैप होगी। जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? हीट ना अंदर वाली हीट बाहर जाएगी, ना बाहर वाली हीट अंदर आएगी, सीधी सी बात है। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। आर यू डन विद दिस? ओके ओके। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, कन्वेक्शन भी पढ़ी थी। लेट मी टेल यू कैसे होती कन्वेक्शन। हाँ, ये तो बाद में करते हैं एक बार। अच्छा, देखो, हमें पता है कि कोल्ड एयर जो होती है वो ठंडी होती है, वो भारी होती है, वो नीचे बैठती है, सबको पता। ठीक है, और जो हल्की एयर है वो ऊपर उठती है। ठीक है ना? ये तो सबको पता है ना? अच्छा, हुआ क्या, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कन्वेक्शन करंट क्या सच में होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या ये सिर्फ लिक्विड्स में होते हैं, गैसेस में नहीं होते? यस, ये दोनों में ही होते हैं, और इसको प्रूव किया हमने एक एक्सपेरिमेंट करके। वो क्या किया हमने? हमने क्या कि एक ऐसे करके कमरा बनाया जिसमें सिर्फ दो आउटलेट्स हैं। एक तरफ जो बाहर निकलने का एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये दो ही रास्ते हैं बाहर निकलने के। ठीक है ना? ओके, तो हमने क्या किया, एक ए के पास में एक मोमबत्ती को रख दिया, और जो दूसरा है बी में, वहां से ठंडी एयर अंदर को भेज रहे हैं। अब ये देखो, जो ठंडी एयर है वो हमेशा नीचे बैठेगी। ठीक है, बट हुआ क्या कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आती है इसके, ठीक है, कैंडल क्या हीट का सोर्स हो गया, तो ये गर्म होगी एयर। तो गर्म एयर होके हम यहां से देखते हैं कि ये उतनी स्पीड से ही बाहर को निकलती है। तो दैट मीन्स कि कन्वेक्शन करंट फ्लो करते हैं। अगर ये कन्वेक्शन करंट नहीं होते तो ये सारी की सारी यहाँ पे हवा भर जाती और इसको बंद कर देती, ये फ्लेम खत्म हो जाता है, ये फ्लेम बंद हो जाता है। तो ये नहीं है ऐसा, इसका मतलब कि गैसेस में भी कन्वेक्शन होती है। डन? अब मेरे को बताओ, अब आप सारे सियाने हो, ठीक है, एक एसी, एसी, अरे बेटा अभी अरविंद आप समझो, अभी मैं बता रहा हूं। आप एक एसी का आप कन्वेक्शन करंट में यूज करते हो। एक एसी, एक बंदा मैंने देखा, और मैंने ये सच में देखा, उसने ना अपने दुकान में क्या किया कि नीचे एसी लगा दिया, पैरों की तरफ जहां पे होता है नीचे एसी लगा दिया। ठीक है, व्हाट विल हैपन? क्या उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा? क्यों? खुद सोचो, ठंडी एयर अगर आपके पैरों में लग रही है, तो ठंडी एयर तो नीचे बैठना चाहेगी ना, ऊपर तो उठेगी नहीं। ऊपर गर्म रह जाएगी, नीचे 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 वाली ठंडी की ठंडी रह जाएगी। तो कन्वेक्शन करंट कब फ्लो होंगे? जब ऊपर से ठंडी एयर आएगी और नीचे से नीचे आके डिस्प्लेस करेगी। आप ध्यान से देखना, जब कोई भारी चीज ऊपर से नीचे आएगी, है ना, उसका भार होगा, और नीचे हल्की चीज क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऊपर वाली नीचे आ रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, तो ऐसे सर्कल चलता रहेगा जब तक कि मिक्सिंग ऑफ एयर होती रहेगी, जब तक कि कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं आता। यस, तभी एसी ऊपर लगाया जाता है बेटा, क्योंकि अगर ये नीचे लगाओगे तो नीचे के नीचे ठंडी हवा रहेगी, वो ऊपर आना नहीं चाहती, और ऊपर वाली गर्म एयर वो नीचे आना नहीं चाहती। समझ रहे हो? तो यही होगा, फिर उसका पैरों में उसको ठंड लगेगी, गर्मी ऊपर उसके लगेगी। लग रहे हो? तो इसका एयर है, और इसका उल्टा होता है आपका सर्दियों में, जब आप हीटर लगाते हो। हीटर कहां लगाते हो? छत पे? छत पे लगाते हो हीटर? नो, वेयर डिड यू डू हीटिंग? नीचे से। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज ए लॉजिक, हर चीज का लॉजिक होता है। और
यही कन्वेक्शन, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करते हैं ऊपर से नीचे। डन। ये समय लग गई बात बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संकेत, कोई बात नहीं। ओके, सो वी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ओके, डन। चलो, तो ये एक हमने इसमें भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ऊपर नीचे कैसे मूव करती है। ये समय लग गया अब कि जो गर्म एयर है, जहां से गर्मी आ रही है, ये ऊपर को मूव करेगी और ऊपर से ठंडा पानी नीचे को मूव करेगा। ये कब तक मूव करता रहेगा? जब तक कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पहुंच नहीं जाता वहां। ठीक है, डन। नाउ एक क्वेश्चन हम और करते हैं। लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है। So it is better to install AC in the higher portion of the wall. ये समय लग गया। Why it should be? कन्वेक्शन करंट्स अभी करा देता हूं बेटा, अभी समझना। पल्लवी सोडी, इसको अभी समझाता हूं मैं। कन्वेक्शन करंट के एक कारण के कारण ही आपके पास जो विंड्स फॉर्मेशन होती है। अगर कन्वेक्शन करंट्स नहीं होंगे तो देयर विल बी नो विंड फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे? अब हम समझते हैं इसको। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आप सबने कभी ये नोटिस किया कि जो लोग मुंबई में आए, शुभम मुंबई में आई थिंक, है ना शुभम? है ना शुभम? मुंबई में आपका टेम्परेचर जो नॉर्मली होता है सर्दियों में कितना होता है? 25 से 30 या 30 से 32? 25 से नीचे होता है क्या? आल्सो संकेत, यू आर आल्सो फ्रॉम मुंबई। तो क्या टेम्परेचर होता है एवरेज आपका सर्दियों में वहां पे? मुंबई में ही बात कर रहा हूँ, आपके महाराष्ट्र का ओवर मतलब ओवरलैंड। हाँ 25, है ना? 25 के अराउंड, है ना? तो हमारे यहाँ पे 25 क्यों थोड़ा होता है? हमारे यहाँ पे पंजाब में होता है, कितना टेम्परेचर होता है हमारे पंजाब में? माइनस, माइनस नहीं, 5, 6 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके होता है। भाई सर्दियों की बात कर रहा हूँ गुरप्रीत सिंह। है ना? इतना होता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम दोनों तो इंडिया का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर डिफरेंसेस कैसे आ जाता है हमारे में? उनका टेम्परेचर सर्दियों में भी 25 डिग्री बड़ा सुहावना रहता है, और हमारा टेम्परेचर पंजाब का इट इज अराउंड 5 to 6 to 7 डिग्री सेल्सियस, इतना आता ही आता है। यस, ठीक है ना? नॉट पोल्यूशन, ये हम उसको और आगे लेके जाएंगे, बट अभी समझो इसको इस तरह से। क्या होता है ये? अच्छा बात उठाई जयदेव सिंह ने बेटा, अभी और इसको लेके जाते हैं। होता क्या है बेटा कि ये चीज होती है, एक होती है सी ब्रीज, एक होती है लैंड ब्रीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर का एक बड़ा पिकुलियर करेक्टर होता है। वाटर का ये करेक्टर होता है आज इसको तेज से ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पे जब मैं आपको पोल्यूशन कराऊंगा इकोनॉमिक्स में, सॉरी इकोलॉजी में, तो उसको हम और बिल्ड करेंगे, सी के ऊपर बनाएंगे। पर इसको आज क्लियर करना बहुत जरूरी है। और पटवी सोडी तुम भी ध्यान देना बेटा। होता क्या है देखो, पानी का मेरे को बताओ कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? यस 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 ओमकार। यस, 100 नहीं होती बेटा, मैं स्पेसिफिक हीट। अरे हाई होती है कि लो होती है ये बताओ? हाई होती है, सबको पता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। इसको इस तरह से याद रखो, ना तो वाटर पहले जल्दी गर्म होगा, ठीक है, और जब एक बार गर्म हो गया ना, उसके बाद ये जल्दी ठंडा होगा। इसको समझ रहे हो आप? इट्स इजी, इतना तो समझ सकते हो ना? अच्छा, एक चीज और बताओ तेल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी वाटर के कंपैरेटिवली? ध्यान से बताना। लो। वेरी गुड, लो। लो क्यों होएगी? और इसका यूज कहां करते हो आप? आप पानी का तड़का भी लगा सकते हो अपनी सब्जियों को, कि मैंने तेल का नहीं डाला, मैं पानी से डलवा लेता हूँ। तेल ही क्यों यूज किया जाता है? तेल जल्दी गर्म हो जाता है बेटा, और फिर वो जल्दी ठंडा हो जाता है। समझ रहे हो? यस, जल्दी गर्म तो मतलब स्पेसिफिक हीट जल्दी वो मतलब अपनी दे देगा और ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो? आप सबने मिस्सी रोटी खाई होगी या परोठे खाए होंगे, जो मतलब पंजाब से, उनको पता है। और परोठे का मजा भी तभी आता है जब वो एकदम से आप जैसे मतलब तवे से निकाल के खा रहे हो। जब वो एक बार ठंडा हो गया तो उसका स्वाद ही मर जाता है। समझ रहे हो? क्यों? अब लग रहा समझ? ओके, डन। तो होता क्या कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। और यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होगी ये बताओ? ये अर्थ है, ठीक है ना? अर्थ की स्पेसिफिक हॉट कैपेसिटी क्या होगी कंपेयर टू वाटर? लो।
यस, वेरी गुड बेटा, लो होएगी। अब सोचो होता क्या है? अब यहाँ पे समर है और सूरज यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल 10-11 बजे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों का टाइम है हमारे पास, ठीक है? तो मेरे को बताओ 1 मिनट, ठीक है? तो यहाँ पे सूरज चमक रहा है, 10-11 बजे हैं सुबह के। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ओवरऑल यहाँ पे पानी के ऊपर 25 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हीट जल्दी गर्म हो जाती है, अर्थ जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर जो हवा होएगी वो भी जल्दी गर्म होएगी। ये समय लग रहा है? तो इसके ऊपर जो हवा है वो गर्म है, वो जल्दी गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हवा थी वो ऊपर उठ गई। इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे हवा 0 हो जाएगी, बट ये समझो यहाँ पे जो हवा थी वो ऊपर उठ गई है। क्यों? यहाँ पे ये गर्म हो गया, सुबह के 11 बजे हैं, ये गर्म होगी, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और हमने और क्या काम कर रखा है यहाँ पे हमने रोड बनाए हैं, काले रोड होते हैं। जब काले रोड होंगे वो और हीट अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ के ऊपर जो होएगा हवा हवा जो रहेगी वो ऊपर उठ जाएगी। अब ऊपर उठती है तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है ना? यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना है 25, यहाँ पे 40, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हवा ऊपर से जो नीचे बैठ रही है? क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है? हाई। जहाँ पे हवा बैठती है, वहाँ क्या बोलते हैं कि प्रेशर हाई हो जाता है। जहाँ से हवा निकल गई तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ये समय लगी बेटा? यस। और हमने प्रेशर की एक कैपेसिटी, एक चीज़ पढ़ी थी हमने प्रेशर की के बारे में कि प्रेशर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लो टू हाई और लाइफ हाई टू लो। बताओ, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ यूट्यूब वालों। हाँ। ओए, हाई टू लो। कौन है ये? अमित सिंह? क्या हो गया बेटा? ज़्यादा पढ़ ली फिज़िक्स? ठीक है? तो हाई टू लो मूव करता है, ठीक है? क्योंकि ये सी की तरफ से ब्रीज़ आ रही, ब्रीज़ मतलब हवा या विंड, तो हम इसको बोलेंगे सी ब्रीज़। अब क्या करेगा ये 25 डिग्री की हवा लेके आ रही है, किसकी तरफ? लैंड की तरफ, जहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री। तो जब 25 डिग्री की कोई हवा मारेगा तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा कम, ठीक है? इसीलिए मुंबई वालों को या कोस्टल एरियाज़ जो हो रहे हैं, चेन्नई है, ये और है, बैंगलोर है, नहीं बैंगलोर नहीं, और जो कोस्टल एरियाज़ है हमारे पास या कोस्टल स्टेट है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब अराउंड 25-26, ठीक है ना? लग रही है समझ? डन? ठीक है? अब होता क्या है, रात को क्या होता है? रात को क्या होता है? यहाँ पे सूरज चला गया, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 मिनट। यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। जब जल्दी ठंडी हो जाएगी तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा नीचे बैठेगी यहाँ पे, तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे हाई। ठीक है जी? डन? अब क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये अभी भी 25 डिग्री पे है, यहाँ पे 10 डिग्री पहुँच गया। सपोज़ यहाँ पे 10 डिग्री पहुँच गया टेम्परेचर, ठीक है? ठंड के कारण यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया, यहाँ पे 25 डिग्री, ठीक है? अब अगेन क्योंकि ये 10 डिग्री है और यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये गर्म है, तो यहाँ से प्रेशर हवा ऊपर को चले जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, ठीक है? डन? प्रेशर यहाँ पे लो हो जाए हमारे पास, तो क्या होगी अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी हवा, को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। समझ रहे हो? अब ये क्या करेगी, गर्मी जो गर्म वाला हवा है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली हवा इधर चलेगी, रिप्लेस कर देगी। अब इससे क्या होगा, ये 25 डिग्री के ऊपर जो गर्म हवा थी वो कहाँ जाके बैठ रही है, यहाँ पे। तो अब क्या यहाँ का टेम्परेचर 10 रह जाएगा यहाँ पर? नहीं ना, यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 15 से 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी होंगी बेटा, तब भी यहाँ का टेम्परेचर 25 से 20 से 25 रहेगा। इतनी समझ लग गई? सबको क्लियर है यूट्यूब वालों? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सबको समझ लग गया बेटा? यस। हीट अब्सॉर्ब, यस, वेरी गुड सुमित, लड्डी, समझ लग गया बेटा? चलो, अब यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को मेंस में पूछा था 2018 में, सॉरी 16 में, क्योंकि उस टाइम अगर याद हो आपको कि दिल्ली में जीना बेहाल हो चुका था जनता का, क्योंकि दिल्ली में क्या हो रखा था कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा था और इसीलिए आपको बताऊँ, दिल्ली में जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मतलब इसको बुलाया था पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? ऑफ इंडिया। सो दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मुंबई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
ये क्यों है? वो समझ लगी? क्योंकि दिल्ली के पास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है बेटा। उसको सी या ओशन टच नहीं कर रहा। वो लैंड लॉक्ड है। पंजाब की तरह लैंड लॉक्ड है। उसके चारों पास से स्टेट्स लगती हैं। ठीक है? कोई बहुत बड़ी वाटर की बॉडी नहीं है वहाँ पे। तो क्या होगा? ये जो सर्कुलेशन होती है, ये सर्कुलेशन नहीं होगी। ये सर्कुलेशन समझ रहे हो? ये ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, इधर को जाना। ठीक है ना? तो जहाँ पे जितनी भी इसलिए मुंबई में लेवल ऑफ पोल्यूशन चाहे वहाँ पे कैपिटल और वहाँ पे उतना ही ज़्यादा है, मेट्रो सिटी है वो भी। शिमला और दिल्ली से ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है मुंबई, पर वहाँ पे पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हवा मिक्स होती रहती है। दिल्ली में क्या होता है बेटा? दिल्ली में उल्टा चीज़ हो जाती है। दिल्ली में उल्टी चीज़ क्या होती है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, तो उसमें क्या होता है जो ठंडी हवा वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है? उसके ऊपर आ जाती है गर्म हवा की परत और उसके ऊपर फिर ठंडी हवा। ये हम बोलेंगे, हम पता करेंगे, इस चीज़ को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन। ठीक है? यूपीएससी बोलती है कि दिल्ली जैसे महानगरों में बहुत ज़्यादा pollution की प्रॉब्लम आती है विंटर्स में, बट मुंबई जैसे शहरों में जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे pollution की प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलती। इसका क्या रीज़न है? इसको 15 नंबर में पूछा था उन्होंने जीएस 1 के पेपर में। ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्शन क्या होता है। दूसरा आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए, व्हाट इज़ लैंड ब्रीज़ एंड व्हाट इज़ सी ब्रीज़। और अगर आप ये डायग्राम मत बनाओ, सॉरी, अगर इस प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर पाओ, अगर इस डायग्राम को मतलब ये जो फिगर्स हैं ये कर नहीं भी पर ये बता दो कि ये लैंड है और ये सी है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन होती है। अगर आप इसको ये नंबर सर्कुलेशन बना के इतना भी बनाओगे तो इसके आपके नंबर मिल जाएंगे बेटा आपको फुल। यूपीएससी एनकरेज करती है कि अगर आपके पास जगह है तो जरूर डायग्राम बनाओ कि आप जो हमें प्रोसेस बता रहे हो आप एक्सप्लेन कर पाते हो हमें कि नहीं। ये बहुत मैटर करता है। डन? यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो आज हमने एक नींव रख दी है। जैसे मैं आपको पोल्यूशन कराऊंगा, आपको बताऊंगा व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन और टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे वेरी करता है, और इसके तरह हम स्मोक पढ़ेंगे आगे जाके, स्मोक क्या होता है, फॉग क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? डन बेटा? शुड वी मूव अहेड? Okay. Now let's see what is ahead. ये नाउ somebody tell me कि जो आपकी कैटल, आप इलेक्ट्रिसिटी की कैटल यूज करते हो या आप प्रेस करने के लिए सॉरी, जब आप हीट कैटल यूज करते हो, सबने देखा है कैटल का जो इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट होता है वो नीचे होता है। कभी ऊपर क्यों नहीं रख लेते उसको? यहाँ पे क्यों नहीं तारे कॉइल लगा देते? इसका भी रीजन होता है बेटा, क्योंकि अगेन कन्वेक्शन करंट। क्योंकि कैटल में चाय तभी बनेगी बेटा जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा ठंडा, सॉरी गर्म, और गर्म ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, ये घूमता रहेगा। जब एक कन्वेक्शन करंट चलेगा तभी आपकी चाय बनेगी। एवरीबॉडी गॉट इट? अब ये समझ लगा कि नहीं? फ्रीजर को हमेशा टॉप पे क्यों रखा जाता है? ठीक है? ठंडी हवा आएगी ऊपर से, फ्रीजर सबसे ज्यादा ठंडा होता है, वो नीचे लेके आएगा हवा, और नीचे से गर्म हवा ऊपर चलती रहेगी। और हम इसकी साइड वाली लाइनों में क्यों करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक क्यों लगाते हैं? ताकि बाहर वाली एयर है वो अंदर ना आए, बाहर वाला टेम्परेचर है वो अंदर ना आए, और अंदर वाला बाहर ना जाए। हर जगह पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है बेटा फिजिक्स का। Yes. नेक्स्ट थिंग, हमने दो चीजें पढ़ के आए थे, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड चीज, उसका नाम है रेडिएशन। ठीक है? व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज द बेसिकली हीट एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम अस। अच्छा, ये हमने पढ़ के देखा कि जो कंडक्शन है वहां पे भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, मैटर की जरूरत है, और अगर हम कन्वेक्शन कर रहे हैं तब भी हमें मैटर की जरूरत है। मतलब एक मटेरियल मीडियम चाहिए आपको। व्हाट इज मटेरियल मीडियम? कि देखो बेटा, अगर लिक्विड्स में मूवमेंट ना हो तो क्या ये ट्रेवल कर पाएगा? हीट ट्रेवल कर पाएगी? नहीं। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि वैक्यूम में, जैसे आप अर्थ से बाहर जाते हो तो वहां पे एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या मतलब है? सन हमारे पास अपनी जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करके भेज रहा है हमारे तरफ, वो वहां वैक्यूम से होके आती है। तो इसको मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि हीट को भी अगर ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी,
तो उसके लिए आपके पास कोई मेथड होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि ये गिलास है, एक कप है, ठीक है? तो अगर मैं इससे हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगर मैं वैक्यूम में करूँगा तो इसकी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होएगी और स कांस्टेंट टेम्परेचर पे करूँगा तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होएगी, ठीक है? क्यों नहीं होएगी? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। बट इसी तरह से आप रेडिएशन देखोगे तो रेडिएशन का मतलब होता है उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम भी ट्रैवल कर सकती है। आप इसको इस तरह समझो कि सूर्य से किरणें आती हैं आपकी तरफ और सूर्य से आपके बीच में क्या है डिफरेंस? डिफरेंस क्या है कि वो जो सूर्य है और आपके बीच में वैक्यूम है। कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, खाली स्थान है। जब खाली स्थान होगा वहाँ पे खाली मतलब जगह होएगी, तो वहाँ पे वैक्यूम हम मानते हैं। तो वैक्यूम मतलब उसमें कोई मटीरियल मीडियम नहीं, कोई एयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो हमारे पास तब भी इतनी एनर्जी भेज पा रहा है। तो इसका मतलब है दैट डज़ नॉट रिक्वायर ए मटीरियल मीडियम। तो रेडिएशन को हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं बाकी दोनों से, बाकी कंडक्शन और कन्वेक्शन से। रेडिएशन के द्वारा आप सीधी की सीधी एनर्जी आपके पास आएगी, उसको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलें आगे? गॉट इट? बट इसका बेटा ये मतलब नहीं है, इसको इस तरह से समझो कि ये अर्थ पे नहीं हो सकती है। हमारे पास है, जैसे हीटर है, ये हीटर की आप यूज़ करते हो। तो जब आप सेक लेते हो ना तो बेटा, तो आपके तक हवा जो रेडिएशन है वो किस तरह से पहुँच रही है, हीट एनर्जी रेडिएशन के थ्रू पहुँच रही है, ठीक है? सन से आपके तरफ सनलाइट आ रही है या हीट एनर्जी आ रही है, तो वो किस तरह से आ रही है? दैट इज़ अगेन ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है? यहाँ पे मटेरियल मीडियम है क्योंकि यहाँ पे एयर है ना, हमारे पास एयर है। अगर एयर ना भी होती बेटा तो हीट एनर्जी तब भी ट्रैवल कर लेती, ठीक है? क्यों? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। वेरी गुड, ठीक है जी, डन। Radiation is a method of heat transfer that does not require any material medium, ठीक है? कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम की इसको जरूरत नहीं है, ना हवा की, ना पानी की, ना सॉलिड्स की, ठीक है ना? तो इट कैन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, मतलब विदाउट एयर भी इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, ठीक है? तो किस माध्यम से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है ये हम पढ़ेंगे वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है? इसको अभी रहने दो, जब आपको ऑप्टिक्स कराऊंगा अगला जो होएगा चैप्टर है वो ऑप्टिक्स आपका, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो लाइट दो कैरेक्टर्स होते हैं, दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं लाइट कैरेक्टर को, तब हम बताएंगे वेव कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है? यस, यस बेटा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो, ठीक है? हमने क्या किया, एक हीटर रखा, ठीक है, और यहाँ पे एक डल ब्लैक कलर की शीट रखी, काला पेपर रख दिया, ठीक है, काला पेपर, बिल्कुल काले कलर की जो शीट होती है वो रख दी। दूसरी तरफ मैंने शीशा रख दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है। 2 मीटर इधर, 1 मीटर इधर को है, 1 मीटर इधर को है, बीच में रख दिया मैंने हीटर। अब मेरे को बताओ कि भाई पहले कौन सा जलेगा? क्यों जलेगा ब्लैक शीट? ब्लैक शीट क्यों जलेगी? डल ब्लैक सरफेस इज द बेस्ट अब्सॉर्बर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है ना? अब एक चीज को याद रखो, ठीक है ना? इस चीज को याद रखो किस तरह से, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, लेट मी शो यू। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है? एक होता है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। यस, और क्या होती है? एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग होती है, बहुत कुछ और भी होता है, ठीक है, एमिशन होती है। इसको मतलब यस यस, इसको समझ जितनी सन हमारे पास एनर्जी भेजता है, हमारे पास जितनी भी सन एनर्जी आती है, ठीक है, और ये धरती है, सपोज यहाँ पे धरती है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास एनर्जी आएगी
वो सारी हमें नहीं मिलती बेटा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है बेटा, तो सारी की सारी एनर्जी 50% ऑफ द एनर्जी है जो है वो आइदर बाहर चले जाती है, सिर्फ 50% अब्सॉर्ब करता हूँ। अब्सॉर्ब मतलब अंदर लेना, अंदर अपने में समाना, ठीक है ना? तो जैसे अर्थ है वो 51% ऑफ द एनर्जी को अंदर लेती है, बाकी सारी की सारी को रिफ्लेक्ट कर देती है, स्कैटर कर देती है, रिब्सॉर्ब कर लेती है, स्पेस में चले बाउंस बैक कर देती है। यस, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक करना, कि धरती के एटमॉस्फेयर से बज के बाउंस करके और कहीं चले जाती है। ठीक है, डन। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे जब मैं आपको करवाऊंगा अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना, ज्योग्राफी में। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट, सॉरी कुछ नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब करते हैं हीट को। अब इनकी हीट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है हर कलर की, ठीक है जी। एब्सॉर्ब, एब्जॉर्प्शन होती है, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है, हम पढ़ेंगे। तो जो भी अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक 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 पतीले में हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो वी आर सेइंग कि एक पानी क्या ऑब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ये कब तक ऑब्जॉर्ब करता रहेगा, जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आ जाता है, ठीक है। आई विल टाइप इट, आई विल टाइप ABSORPTIO, ओके। अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन, ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पर मेजरली डिपेंड करती है, ठीक है। कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है उस पर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। ये हम बात करेंगे और आगे चल के, बस अभी इसको समझ लो। जितनी चीजें शाइनी होंगी, ठीक है, जितनी ब्राइट होंगी, जितनी कलर के वो व्हाइट कलर के साथ मिलती होंगी, ठीक है, ये तीन चीजें याद रखो, शाइनी, ब्राइट, व्हाइट। तो ये होंगी लीस्ट अब्जॉर्बर, लीस्ट अब्जॉर्प्शन करेंगी, मतलब अपने अंदर जो हीट एनर्जी को कम सम्मिलित करेंगी, बाहर ज्यादा भेजेंगी, ठीक है, ओके। दूसरे पास हमारे पास अभी के लिए आपके पास दूसरी चीज है, वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं जो कि, नहीं 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 नहीं, गलत कर दी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। जितनी चीज व्हाइट होएंगी, दे विल लीड अब्जॉर्प्शन होएगी, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। जो रिफ्लेक्टर्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे शाइन, मतलब जो लीस्ट अब्सॉर्ब करेंगे वो मैक्सिमम रिफ्लेक्टर्स होंगे, जो मैक्सिमम रिफ्लेक्टर्स होंगे दे विल बी लीस्ट अब्सॉर्बर, ठीक है ना, लग गई समझ। यहाँ पे हम बोलेंगे लीस्ट अब्सॉर्बर्स और गुड रिफ्लेक्टर्स, गुड रिफ्लेक्टर्स, मतलब ये क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जब आपके अंदर हीट जाएगी नहीं, आप गर्म होगे नहीं, सीधी सी बात है। इसीलिए ध्यान रखो, आप गर्मियों में, जब गर्मियां होती हैं, तो आप कौन सा कपड़ा डालोगे, एक व्हाइट कपड़ा डालोगे या एक ब्लैक कपड़ा डालोगे, बताओ। व्हाइट, व्हाइट क्यों डालोगे, क्योंकि जो व्हाइट है इसकी एक टेंडेंसी होती है, ये सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, लग गई समझ। अच्छा, एक फिजिक्स की चीज होती है, जिसका भी अगर मैं बोल रहा हूँ इस चीज का ग्रीन है, ये ग्रीन कलर की बनी हुई है, ठीक है ना, तो इसका कलर ग्रीन क्यों दिख रहा है मेरे को, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पर अभी इसको इस तरह समझो। फिजिक्स क्या कह रही है कि ये बाकी सारे कलर, अब हमारे पास व्हाइट कलर के कौन से कलर होते हैं, VIB, सतरंगी कलर होते हैं ना, सतरंगी की ओर, वायलट, इंडिको, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, है ना, ऐसे करके सारे के सारे विब की ओर, है ना, ऑरेंज रेड, है ना। तो उसी तरह से वो क्या कह रहा है कि ये चीज है, ये चीज है, कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी 7 कलर क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, डन। ये 7 कलर एब्सॉर्ब कर रहा है। अच्छा, ये कलर व्हाइट क्यों है, इसका कलर व्हाइट क्यों है, सोचो। इसका कलर व्हाइट इसलिए बेटा, क्योंकि ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब सारे कलर्स मिलते हैं तो कौन सा कलर बनता है, जब सतरंगी मिलता है तो कौन सा कलर बनता है, व्हाइट।
अगर व्हाइट कलर को आप स्प्लिट करते हो तो कौन से कलर बनते हैं सतरंगी? ये तो समझ लग गया ना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन, ठीक है ना? हम आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है ना? ऑप्टिक्स का काम है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो रिफ्लेक्टर्स होंगे ये ठंडे रहेंगे। ये ठंडे इसलिए रहेंगे क्योंकि ये व्हाइट कलर क्यों है? क्योंकि ये सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो जब अंदर रेडिएशन जाएगी नहीं, तो गर्म कहाँ से होएगी? इसीलिए आप व्हाइट कलर प्रेफर करोगे, ठीक है? ठीक है? वो हम पढ़ेंगे बेटा, अभी के लिए मत करो, उसको अभी टेंशन मत लो फुल नेम क्या है या क्या नहीं है। अभी बस इतना रखो, जो अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे सारी की सारी हीट एनर्जी को, ठीक है? ओके। तो एक चीज होती है, तो अच्छे रिफ्लेक्टर होने की क्या क्वालिटी होती है? बंद शाइनी होती है। जो चीजें शाइनी होती है वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करती हैं, ठीक है? इसीलिए हमने जो पिछली एग्जांपल में आपको मिरर दिखाया था, आपने देखा कि मिरर पूरा जला नहीं है, वो थोड़ा सा गंदा सा हो गया, बट पूरा जला नहीं है। पूरा जला क्यों नहीं? कि जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर आ रही है वो एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो गुड एब्सॉर्बर्स कौन से होते हैं? गुड एब्सॉर्ब गुड ऑप्शन में कलर चेंज करने दो एक बार। जो गुड एब्सॉर्बर्स होते हैं दे आर बेसिकली, ठीक है, इसको ध्यान रखो। गुड एब्सॉर्बर्स होंगे डल, ठीक है, दे वुड बी डल, ठीक है, दे वुड बी कोर्स, खुरदरे, खुरदरे को बोलते कोर्स, ठीक है, और दे विल बी डल ब्लैक। इतना कलर ब्लैक होगा, इसका क्या मतलब है? साइंस क्या बोलती है? आप सबने ब्लैक होल के बारे में सुना? साइंस का कंसेप्ट है, हम बात भी करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में जब हम जाएंगे। ब्लैक होल कहते हैं जी, ब्लैक होल ब्लैक क्यों होती है? बिकॉज वो आई को रिफ्लेक्ट कर, वो कुछ नहीं रिफ्लेक्ट कर, जहां पे एक बार आईज में चलेगी तो मतलब सॉरी उसमें चलेगी ब्लैक होल में, तो वो लाइट बाहर नहीं आती, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपके यहाँ पे है, देखो पुतलियां देखी आपने कभी? पुतलियां यहाँ पे जो आपकी आंखों के अंदर काली सी पुतलियां होती है, देखिए, हाँ, तो वो देखना कभी आप शीशे में देखना, वो ब्लैक कलर की होती है, समझ रहे हो? ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की क्यों होती है बेटा? क्योंकि वहां से का कोई एनर्जी बाहर नहीं चलती है ना, समझ रहे हो? तो बिल्लियां अखा का ये मतलब नहीं होता वो ब्लैक नहीं होती। ब्लैक का ब्लैक वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सेंटर हिस्सा ब्लैक होता है। पीपल, यस, वेरी गुड। तो प्यूपल्स बेसिकली क्या होते हैं? वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वहां से कोई भी एनर्जी नहीं आ रही, कोई भी लाइट एनर्जी या कोई भी लाइट है वो एस्केप नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? वो ब्लैक कलर की होती है। तो हमने देखा जो कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो दे विल नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है? लाइट यहाँ इसको हम बोलेंगे हीट, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये गुड अब्जॉर्बर्स है। अब एक चीज होती है थर्ड वाली चीज, मैं एक और चीज कलर करके लिख रहा हूं। एक और चीज होती है, इसका नाम होता है इमिटर्स, EMITTERS, ठीक है? ओके। अब एमिटर्स क्या होते हैं कि जब आपने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है ना, देयर आर नथिंग परफेक्ट, कुछ नहीं होता बेटा। ना तो कोई परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, ना कोई परफेक्ट अब्सॉर्बर होता है, ना कोई परफेक्ट इमिटर होता है। बट इसको ऐसा समझो, आप जब भी कोई हीट ले रहे हो तो आप गर्म होते हो, आप गर्म होगे तो क्या होगे? आप एमिटर करोगे, आप एमिट करोगे, यू विल एमिट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। एमिट करने का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा जैसे इसमें मैंने चाय डाली थी तो इसकी बाहर वाली सतह गर्म थी, ठीक है, समझ रहे हो? ये गर्म थी तो ये बाहर एनर्जी फ्लो कर रही है, इससे एनर्जी बाहर को जा रही है, चाय ठंडी हुई जिसको हम बोल रहे हैं, है ना? तो जो भी बॉडी गर्म होएगी वो नेचुरली ही जो भी हीट, अब पहले इसने हीट अब्सॉर्ब की होगी, उसके बाद ये हीट एमिट कर रही है, बाहर निकाल रही है। एमिट करने का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है? तो जो गुड मीटर्स अब्सॉर्बर्स होंगे, जितना अब इस ये किस पे डिपेंड करेगा? जितना इसका टेम्परेचर होगा, जितना इसको गर्म करूंगा मैं, जितना चाय को गर्म 100 डिग्री के कर पे करके लाया हूं मैं चाय, ठीक है ना, वो उतना ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकालेगी। आर यू गेटिंग इट?
ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, गुड एमिटर्स, सॉरी गुड, सॉरी गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ये एक, इसको किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं, हम वो बाद में पढ़ेंगे इसको। किरचॉफ लॉ, लॉ, इसको हम किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं। डन। ये क्या कहता है कि बेटा जो बंदा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है उतनी हीट एनर्जी बाहर भी फेंकता है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो गुड एमिटर नहीं है। डन। अब इसको आप इस तरह से समझो, सोचो। लेट मी चेंज इट। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अभी, एक अब्सॉर्बर्स, एक रिफ्लेक्टर्स और एक एमिटर्स। डन। ये तीन चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसको अब सोचो इस तरह से। हम कहते हैं भाई दर्द, अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या बेसिकली। सन से हीट एनर्जी आई। यार एक तो मेरा सन ही नहीं बनता कभी ढंग से। लेट मी डू इट। देखा, बन गया ना अच्छे से सन। ठीक है। अब मेरे को बनाना है, लेट मी चेक। अब सन से एनर्जी आ रही है मेरे पास, ठीक है। कहाँ पे आ रही है सन से एनर्जी? आ रही है मेरे पास अर्थ पे, ठीक है। अर्थ पे सर पे आ रही है। लेट मी शो यू इन अ डिफरेंट शेप, ठीक है। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके। अब होता क्या है बेटा, इसको इस तरह से समझो। सन जो एनर्जी दे रहा है सारी की सारी, ठीक है। हाँ, जो सन एनर्जी दे रहा है यहाँ तक हमारे को सारी की सारी, ठीक है। अब होता क्या बेटा, जब अर्थ तक आती है तो अर्थ का बाहर एटमॉस्फेयर है, वो क्या करता है, इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। अर्थ के पास तीन ऑप्शन है, देखो। या तो वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है सारी की सारी एनर्जी को, या इसको रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है, या इसको एमिट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये इसी फॉर्म में होगा। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, अर्थ से जो सन से एनर्जी आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी बाहर, कि भाई मैं अंदर नहीं आने देना चाह रही। कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है हमारा कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सिर्फ 50% एनर्जी अंदर आ पाती है कि वो क्या हो पाती है, एब्जॉर्ब हो पाती है, ठीक है। अब क्या होता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, अभी मैं बताऊंगा बेटा, साहिल, ठीक है। तो उसको देखो, अब जो एनर्जी अनअब्सॉर्ब हो गया, जब अब्सॉर्ब हो जाता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, ये सबको पता है। जब कोई हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस चाय को लेके आया था इस कप में, तो अगर मैंने इसको ऐसे ही रखा रहूंगा, बाहर अंदर वाला सराउंडिंग इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, ये 100 डिग्री पे है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या बोलती है, ये हीट लूज करेगी और रूम का टेम्परेचर शुड इंक्रीज। समझ रहे हो? तो हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होएगी, ठीक है। ये अगर कोई चीज ऑब्जॉर्व करने वाली होएगी, चीज देने वाली है, ये हीट चीज देने वाला है, कोई चीज होएगी जो ऑब्जॉर्व करेगी, वो कौन है, वो सराउंडिंग है। तो अगर ये हीट लूज कर रही है तो कोई तो इसको गेन कर रहा है ना बेटा। तो वो गेन कौन कर रहा है, अर्थ, ठीक है। जब सारी की सारी जितनी भी हमारे पास 50% एनर्जी है वो अर्थ को गेन कर रही है। जब अर्थ गेन कर देती है तो उसका सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रात को वो क्या करेगी, एमिट करेगी अपने आप को ठंडा करने के लिए। रात को धरती क्या होती है, रेडिएशंस वापस भेजती है। ये समझ लग गया? वी विल से, जो धरती है वो एमिट कर रही है, क्या कर रही है, एक एमिशन कर रही है, ठीक है, एमिट करती है। तो ये हमारा होता है हीट बजट, हम उसको बोलते हैं हीट बजट, ठीक है। समझ रहे हो? अब इसको ऐसे समझो, हमने क्या किया है,
बाहर निकल जाती है, हाँ। तो जितनी एनर्जी बाहर निकल गई तो मतलब वो ठंडा हो गया, जितनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगी वो मतलब वो उतनी गर्म होएगा। ये समझ लग रहा है इतना सा? कि जो चीज़ अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, किसी चीज़ को हीट को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो वो गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर, जितना उसको एमिट कर रहा है, मतलब बाहर फेंक रहा है, ठीक है ना? गर्म होके ठंडा होने की कोशिश कर रहा है, उतना वो चीज़ ठंडी हो रही है, ठीक है? जितना एमिटर्स है, दे ठंडे हो रहे हैं। डन बेटा? ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ठीक है? रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन के बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। रेडिएटिंग सरफेस का नेचर है का क्या मतलब? क्या वो डल है? क्या वो शाइनी है? क्या वो कोर्स है? क्या वो ब्राइट कलर की है? तो इस पे बहुत डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा आप कितने सरफेस एरिया पे आप रेडिएशन कर रहे हो और टेम्परेचर का बॉडी का टेम्परेचर क्या है? अगर उसका सराउंडिंग से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो हीट लूज़ करेगी। अगर ज़्यादा है तो वो एमिट करेगी। ठीक है जी? Okay, now move on to the next thing. When a body absorbs more and emits less radiation, its temperature goes up. ठीक है ना? तो बेटा एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो साथ-साथ में हीट एनर्जी लेगी तो साथ-साथ में एमिट भी करेगी, ठीक है? आदान-प्रदान चलता रहेगा। बट फ़र्क कहाँ आ जाएगा? अगर एक बॉडी हीट ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर रही है और बाहर फेंक कम रही है, तो इसका क्या मतलब है? उसमें नेट विल बी गेन ऑफ टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इट विल गो अप, ठीक है? बट एक वही बॉडी है, दूसरी बॉडी है, तो वो क्या कर रही है, वो बाहर ज़्यादा फेंक रही है और अब्ज़ॉर्ब सरफेस बाहर से अब्ज़ॉर्ब कम कर रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इट विल गो डाउन, ठीक है? रिफ्लेक्शन है कि बेटा अंदर ही नहीं आने देना, ठीक है ना? बाहर से बाहर रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है? एमिशन होता है कि एक बार आपने अब्ज़ॉर्ब कर लिया हीट और आप एमिट कर रहे हो। अब आप गर्म हो गए हो, जब कोई गर्म चीज़ होती है तो बाहर चाहे टेम्परेचर ठंडा है तो आप एमिट करोगे, ठीक है? ये कब होता है जब आप एकदम से गर्मियों में आते हो, बाहर से बखे-बखे आते हो, मतलब मई-जून की गर्मियाँ पड़ रही है, पंजाब में आपको पता है कितना टेम्परेचर है, लू चल रही होती है, ठीक है ना? आपके ऊपर इतना ज़्यादा गर्म हवा पड़ रही होती है ना? तो आपका अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आपकी बॉडी बाहर क्या निकाल देती है? पसीना निकालना शुरू कर देती है, ठीक है ना? डन? तो आप जब बैठ के आप पक्खा चलाते हो तो इवेपोरेशन होती है, उससे ठंडा लग रहा है आपको, ठीक है ना? तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? नीचे को आएगा। वी हैव डन एप्लीकेशन। अच्छा एक ब्लैक बॉडी के बारे में रह गया यहाँ पे। तो एक गुड अब्ज़ॉर्बर, एक गुड एमिटर होता है एंड एक पुअर अब्ज़ॉर्बर, पुअर एमिटर होता है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये होता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? उसने बोला कि बेटा जो बंदे हीट को अंदर ज़्यादा लेंगे, वही ज़्यादा एमिट करेंगे, सीधी-सी बात है और जो अंदर ही नहीं ले रहा, वो हीट को एमिट भी नहीं करेगा, सीधी-सी बात है, ठीक है? A body that absorbs all the radiation falling upon it is known as a black body. ठीक है? तो ब्लैक बता दिया था ना, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये सारी की सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है और एमिट नहीं करती अभी, ठीक है ना? अभी एमिट नहीं, नहीं बाद में एमिट करेगी वो, ठीक है? ब्लैक बॉडी क्या करता है कि 100% है, उसके पास 100% रेडिएशन आ रही है और सारी की सारी वो क्या कर रही है? अब्सॉर्ब कर रही है। तो वी विल कॉल दैट ब्लैक बॉडी। डन? यस, फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है, कहाँ पे होती है बेटा? एक चीज़ याद रखो, कभी भी आपको सन का टेम्परेचर मेज़र करना है तो वी विल कॉल जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो होता है थर्मोपाइल या बोलोमीटर। ये कभी यस आपकी ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कभी बोलोमीटर या थर्मोपाइल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मेजर थर्मल रेडिएशंस, ओके?
जो रफ ब्लैक बॉडी होएगी, इट इज अ गुड एमिटर एज वेल एज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट रेडिएशन, व्हाइल पॉलिश सरफेस इज अ बैड एज ए बैड थॉट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि गर्मियों में हम ब्राइट कलर के कपड़े ज्यादा डालते हैं, तो वो इसलिए डालते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि ये गुड रिफ्लेक्टर्स हैं और गुड बैड एमिटर्स हैं। तो ये नहीं करते, अपने अंदर ही ठंडा ठंडा अपने अंदर ही बना कर रखते हैं। ठीक है, ओके। एक एक प्रश्न आपने देखा होगा, देखो, अगर मैं बोलूं ये कप है, जो कप जो होते हैं ना, जो आप कप में चाय पीते हो, वो यूजुअली क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं और शाइनी होते हैं। ठीक है ना? चाय पीते हो जिस कप में, वो क्यों पीते हो उसमें? उसका भी रीजन है क्यों। साइंस क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहती है, क्योंकि ये शाइनी, इसकी सरफेस, ये देखो, ये भी कप है ना जो बाहर से शाइनी है, देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये शाइनी है। ये शाइनी सरफेस क्यों होती है बेटा हमारे पास? और ये लाइट कलर सरफेस क्यों आ जाता है? लाइट कलर या डल कलर जो होता है, दे आर बैड मीटर्स। तो ये क्या करते हैं, बाहर अपने जो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देते। एमिटर्स वो कौन से होते हैं? बैड एमिटर्स कौन से होंगे? जो अंदर वाली गर्मी को अंदर में रख के, एंग्री ओल्ड मैन, अमिताभ बच्चन जन से, ठीक है ना? तो अपने अंदर की गर्मी को अंदर से लेकर रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये कहाँ पे यूज करते हो? तो इसीलिए जो कप होते हैं आपके, वो पॉलिश्ड होते हैं, ताकि उसके अंदर चाय जो है वो बनी रहे गर्म। ठीक है जी, आवाज कर रही है कि सबको आ रही है? यूट्यूब वालों, क्या हुआ? हाँ, बीच में कट गई थी, अब तो ठीक है। ऑल ओके, ओके ओके, यस यस। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छी बड़ी हरमन से हरसिमरन ने बोली है कि आप एक बार और देखो, कप में अगर आप चाय डालते हो तो आपको गर्म नहीं लगती वो चाय। अगर यही को अगर आप एक कौली में डालोगे या गिलास में डालोगे इस मेटल के सरफेस में, तो क्या होगा? मेटल आर द गुड कंडक्टर्स, तो ये हीट को ज्यादा आपको बाहर, ये कंडक्शन की आप आगे बात। अब हम बात कर रहे हैं, ये कंडक्शन की बात आ गई, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन में हमने पढ़ा कि गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, गुड बैड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, बैड एमिटर्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक केटल देखी थी हमने बहुत पहले, ठीक है ना, उसका नीचे वाला बेस हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है। या आपने तवा देखा होगा, तवे का कलर भी नीचे से ब्लैक होता है, फ्राई पैन का कलर ब्लैक होता है, क्यों? बिकॉज ब्लैक कलर की बॉडीज क्या होती हैं? गुड एब्जॉर्बर्स होती हैं। क्या होती हैं? गुड एब्जॉर्बर्स, यस। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी जितनी आपको नीचे लग रही है, उतनी की इतनी हीट एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रही हैं, एमिट कर रही है। और जो गुड अब्जॉर्बर्स होंगे, वो क्या होंगे? गुड एमिटर्स। अब देखो क्या किया आपने, जो अब आप फुल्का बनाते हो, तवा रखते हो ऊपर, तवे के नीचे गैस जलाते हो, वो कौन सा सरफेस है? ब्लैक सरफेस है। हमने एक लॉ पढ़ा था, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है। तो जो नीचे से उसको गर्मी मिल रही है, वो अपने में समेट रहा है और बाद में वही एनर्जी ऊपर भेज रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर आपने क्या डाला हुआ? रोटी डाली है पकने के लिए, तभी रोटी पकती है बेटा। समझ रहे हो? हर चीज में फिजिक्स का यूज होता ही होता है, ठीक है। तो रोटी जब पकती है तभी आप तवे के ऊपर डालते हो, नीचे तो नहीं डालते ना, ऊपर डालते हो। ऊपर क्यों डालते हो? जो नीचे से ब्लैक जो बॉडी है, ब्लैक कलर की सारी सरफेस है, वो हीट एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब कर रही है। जब ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी तो ऊपर भी वो ज्यादा ही एमिट करेगी, ठीक है ना? डन। एक चीज और बात कर रहे हो, कभी किसी ने अपने घर को काला कलर कराया? पंजाब में ये तो नहीं कोई कराता बेटा, ना ही कोई नॉर्थ इंडिया में कराता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मियां बहुत होती हैं, तो काला कलर तो वैसे हीट बहुत अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए यहाँ पे ब्राइट कलर्स ज्यादा यूज करते हो। पेंट जो घर को पॉलिश कराते हो, जब घर को पेंट कराते हो, तो उसमें ब्राइट कलर्स का ज्यादा यूज करते हो। डन बेटा, ओके। व्हाइट कलर्स, जो ब्राइट कलर्स होते हैं उसका ज्यादा यूज करते हो आप, ठीक है। डल कलर्स का यूज नहीं करते हो आप। हाँ, कोई नहीं कराता ब्लैक इसीलिए नहीं कराते बेटा ब्लैक, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के अंदर सेम टू सेम पॉइंट होता है, ये हम देखेंगे आज की क्या होता है इसमें, ठीक है। ठीक है,
आपने कभी देखी ये सेलो की जो आती है थर्मोथर्स की जो बॉटल्स होती हैं, है ना? जो थर्मस की बॉटल्स होती हैं वो बाहर से शाइनी कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से वो एनर्जी अंदर नहीं आने देती और रिफ्लेक्ट कर देती है सारी की सारी, ठीक है? दूसरा इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ यूज़ करते हैं हम, वो भी देख लो एक बार मेरे पास ये देखो, यहाँ पे समझ लग रहा है अब? ये ब्लैक क्यों है नीचे वाला? क्योंकि यहाँ पे आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है केतली के, ठीक है ना? यस, यस ओमकार वही बात कर रहा हूँ बेटा, मैं वही बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। ये देखो, ये क्या होता है कि ये फ्लास्क होता है, बाहर से जो होता है आपको शाइनियर होता है, अंदर से क्या होता है यहाँ पे 2 लेयर होती हैं, ठीक है ना? इसके अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है ना? वैक्यूम का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना तो एयर जो इसका लिक्विड है, इसका बाहर से कोई नाता-दाता नहीं है बेटा। ना ये हीट एनर्जी लूज़ करेगा, ना ये हीट एनर्जी बाहर से गेन करेगा। तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है और बड़ी दूर तक बहुत टाइम तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? मेरे को याद है मैंने चाय पी लेके गया था यहाँ से घर से एंड 1.5 दिन बाद मैंने चाय से पी थी, सेम टू सेम टेम्परेचर था उसका। दैट वाज़ जितना आप उसको कम खोलोगे उतना कम हीट एक्सचेंज होएगी बेटा, ठीक है? तो ये होती है थर्मस का प्रिंसिपल। थर्मस का प्रिंसिपल अगेन क्या होता है बेसिकली इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? बी अगर इसमें कोई भी चीज़ डाल दोगे वैक्यूम में इसका मतलब अगर आप गरम चीज़ डालो तो गरम रहेगी, ठंडी चीज़ डालोगे तो ठंडी रहेगी, ठीक है ना? तो क्या करता है ये क्या चीज़ों को अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है? यस 48 आवर्स तक भी सेम रह सकती है बेटा। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये क्या किन चीज़ों को स्टॉप करता है? ये 3 चीज़ों को स्टॉप करता है। क्या? कंडक्शन को, कन्वेक्शन को और रेडिएशन को। ध्यान रखना द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ ए थर्मस फ्लास्क इज़ व्हाट? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कैसे? जब मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम है। जब वैक्यूम होएगा तो वैक्यूम में तो ना तो कंडक्शन हो सकती है देखो, ना कन्वेक्शन हो सकती है, सिर्फ रेडिएशन हो सकती है, ठीक है? अब सपोज़ ये रेडिएट कर रहा है तो अंदर कौन-सा अंदर हमने यहाँ पे इसके अंदर वाला हिस्सा होता है ब्लैक किया होता है, बाहर से शाइनी किया होता है। बाहर से शाइनी इसलिए करते हैं ताकि बाहर की जो भी हीट एनर्जी है वो अंदर ना आए, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए। ये मिरर सरफेस होती है ना एक तरह से इसलिए शाइनी। अंदर वाली सरफेस यहाँ पे ब्लैक कर दी जाती है। ब्लैक क्यों कर दी जाती है? ताकि अगर कोई हीट बाहर भी आना चाहे रेडिएशन के थ्रू, ठीक है? तो वो अंदर ही रह जाए। ब्लैक और अब्ज़ॉर्ब कर जाए और अंदर ही वो घूमती रहे। डन? ये समझ लग गया आपको? ओके? यस, यस रितिका, रितिका। किरचॉफ लॉ, ठीक है? अब ये पता लग गया, ये ब्राइट कलर के क्यों किए जाते हैं अगर, ठीक है? इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? बैड रेडिएटर या बैड मीटर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? दिस रिड्यूसेस द रेट ऑफ हीट लॉस एंड टी एंड कॉफी कैन बी केप्ट वार्म इन अ टी पॉट, ठीक है? डन? ये भी देख लो। ऑयल को यहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि इनका टेम्परेचर ना बढ़ जाए। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो ब्राइट कलर के कपड़े डाल के अंदर जाते हैं ताकि उनको हीट ना पकड़ ले, ठीक है ना? ठीक है? ये भी देख लो, ठीक है? शाइनियर सरफेस जितनी होएगी वो उतनी अच्छी एमिटर होएगी, ठीक है ना? डन? ओके? समझ आ गया बेटा? चलो फिर अगर समझ आ गया तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे बेटा, क्यों ऐसा टेंशन ले रहे हो संकेत सेठ? The absorptive power divided by the emissive power is equal to the black body, same as the black body, ठीक है ना? यही होता है किरचॉफ लॉ। अब हम सिंपलर टर्म्स में इसको बोलेंगे तो क्या होगा वो, ठीक है ना? अ गुड अब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर, सीधी सी बात, इसको याद रखना। किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट को रहने दो, ठीक है? दैट बिकम्स हायर लेवल थोड़ा सा, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज नंबर 1? सबको ठीक है? एवरीवन इज एग्रीइंग विद दिस में?
सॉरी, व्हाट इज नंबर टू? टू क्या है? नो, नो जयदीप सिंह, गलत हो बेटा। नो नो नो, व्हाट इज टू? मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। आशीष कुमार बेटा, मेथड पूछ रहा हूं मैं। यस जयदीप सिंह, कंडक्शन, वेरी गुड। तो कंडक्शन मतलब ये है, ठीक है ना, कंडक्ट हो रहा है, यहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सॉलिड टू सॉलिड हो रही है। व्हाट नंबर थ्री? थ्री इज रेडिएशन, है ना। डन जयदीप सिंह, थ्री इज रेडिएशन। व्हाट इज नंबर फोर? इज अगेन रेडिएशन, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन करो फिर, एक क्वेश्चन समझो इसको इस तरह से, बस हमारी 5 मिनट की क्लास हो रहा है, 5 से 10 मिनट, जस्ट अब हमारे पास टाइम है तो वी कैन डिस्कस इट। तो अब मेरे को ये बताओ कोई बता कि अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने, जैसे हम लोहड़ी बालते हैं, याद है, जैसे ये आग, आग बल रही है, ये जैसे आग चल रही है, ठीक है ना, आग बल रही है। अगर मैं हाथ यहाँ पे रखूंगा और अगर मैंने हाथ सामने यहाँ पे खड़ा होके हाथ रख रहा हूं, तो हीट एनर्जी कहाँ पे ज्यादा लगेगी मेरे को? मेरा हाथ जलने की संभावना कहाँ है? जब मैं खड़ा होके ऐसे करके सेक रहा हूं या मैंने उसके ऊपर रखा है हाथ? क्यों बिंदु गुड? ऊपर, ऊपर आपके हाथ जलने की संभावना ज्यादा है, क्यों? क्यों क्यों क्यों? ऐसा क्यों है? हीट ज्यादा होती है रवीना, यस हीट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा हीट होती है? नहीं, अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं तो मेरे पास भी तो हीट एनर्जी उतनी आएगी जितनी मैं इसके ऊपर रखूंगा, कि फर्क होगा? क्योंकि रेडिएशन ज्यादा होती है। हेमराज, गुड थिंकिंग। बट कहाँ रेडिएशन का क्या कंसेप्ट है? कन्वेक्शन, वेरी गुड शशांक। बताओ भाई, कोई है बंदा? पूरा आंसर कोई नहीं बोल रहा, आधे आधे आंसर बोल रहे हो सारे। हीट और एयर राइजेस अपवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड जयदीप, बहुत बढ़िया बेटा, इसको और डेवलप करो। कन्वेक्शन तो है बेटा, मान लिया मैंने कन्वेक्शन है, क्योंकि नीचे हीट ज्यादा होती है, इसका क्या मतलब है? देखो आगे मैं हाथ से करके सेक रहा हूं खड़ा होके यहाँ पे, तब मेरे हाथ नहीं जलते हैं, मेरा क्वेश्चन यही है, ठीक है। और अगर मैं हाथ ऊपर रखता हूं तो मेरे हाथ जलने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों? वेरी गुड रिपका। अब इसको ऐसे समझो बेटा, ठीक है। यस यस यस, संकेत नहीं, वो कंसेप्ट नहीं बेटा। अगर मैं हाथ ऊपर रख रहा हूं आगे, ठीक है, और एक मैं साइड में रख रहा हूं, तो फर्क क्या है? आप सामने से खड़ रहे हो, ठीक है ना, तो हीट आपके पास थ्रू रेडिएशन ओनली। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर सामने से सामने जा रहे हो तो क्या है? हीट ओनली, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं हाथ ऊपर रख देता हूं फ्लेम के, या हाथ ऊपर रख देता हूं इस आग के, तो क्या होता है? मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट इज थ्रू टू मेथड्स। एक तो रेडिएशन आ ही रही है डायरेक्ट, गर्म चीज रेडिएट करती है तो रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना। दूसरी क्या है? उसके ऊपर जो हवा होगी वो और गर्म होगी, ठीक है। और जो गर्म हवा होती है वो इस उसमें क्या चलता है? उसमें कन्वेक्शन करंट्स भी चलते हैं। तो मेथड ऑफ हीट आर ट्रांसफर आर टू, ठीक है ना। उसमें कौन से दो मेथड आ रहे हैं? एक तो मैं हाथ रख रहा हूं तो रेडिएशन आ रहेगी, प्लस कन्वेक्शन करंट आ रहेगी। यही इसी का रीजन होता है कि जब आप मोमबत्ती जला के, कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो कि मैं ऊपर फ्लेम के ऊपर ऊपर हाथ रखता हूं तो ऊपर हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होता है बेटा। अगर आप उसके साथ में रखते हो तो ही तो हाथ तो नहीं चलते आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऊपर लेके जाओगे या ऊपर रखोगे हाथ, तो दो मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। एक का नाम है कंडक्शन, एक का नाम है सॉरी सॉरी कन्वेक्शन, और दूसरे का नाम है रेडिएशन। समझ रहे हो? यस, डन बेटा। नाउ एक लास्ट हमारे पास जो कंसेप्ट रह गया है, आई थिंक ये वाला है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये पढ़ लो इसको, बस उसके बाद में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास चाय पड़ी है और उसका टेम्परेचर 100 है,
तो मैंने 2 मिनट बाद देखा उसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो गया, ठीक है? और एक और मेरे पास चाय पहले की पड़ी थी, उसका टेम्परेचर है 50 और 15 मिनट बाद देखा उसका टेम्परेचर सिर्फ 40 था, ठीक है? ओके, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि 50 से 40 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 100 से 90 आने में कम टाइम लगेगा। ये समझ लग गया आपको? ठीक है? इसको इस तरह से समझो, एक तरह से और समझो फिर। अगर मैंने एक टैप वाटर लिया है, ठीक है? टैप वाटर मतलब जो आपके घर में नल का पानी आता है, वो लिया है और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, ठीक है? एक वो रख दिया और एक मैंने लिया है गरम करके पानी लिया है। मैंने लिया था 25 या 30 या 40 डिग्री पे, ठीक है ना? तो अब मेरे को बताओ कि कौन-सा ठंडा जल्दी होगा? न्यूटन साहब क्या बोलता है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है? उतना ज़्यादा ही आपका रेट ऑफ कूलिंग होगा, ठीक है? गरम वाटर, ठीक है? तो गरम वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसलिए डन, ठीक है? अगर हॉट कॉफी में आप इज सर्व्ड विद a cream in a cup but and without cream in another cup, the creamed coffee remains hot for a longer time, ठीक है? डन। बेटी कुछ नहीं है, जैसे अगर आपका टेम्परेचर, एक आपने गिलास रखा है, उसका उसको पूरा उबला पानी डाला उसमें, तो वो 100 डिग्री पे है, ठीक है? एक दूसरा कप रखा है, वो 50 डिग्री पे है, ठीक है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड अपॉन इट्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है? कैसे मतलब अगर 100 से 90 आ रहा है, वो जल्दी आ जाएगा, यानी 50 से 40 आने में टाइम लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ रहे हो? टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है जी? डन? A hot water cooling from 100 to 90 degree will take less time, ठीक है? Then cooling from 50 to 40, जब वही चीज 50 डिग्री पहुंच जाएगी तो 40 डिग्री में आने में और ज्यादा टाइम लगेगा उसको, ठीक है ना? डन? ओके, तो दिस इज नोन एज न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है? ये भी क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन रह तो नहीं गया कोई? पावर, रेडिएटिव पावर, एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? आगे चलते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया? हाँ, ये तो चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम। फायरमैन के हेलमेट्स, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। लेट्स डू सम नाम क्वेश्चंस नाउ, ठीक है ना? एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम चलते हैं। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियरर नाइट्स। अब आपने देखा होगा जैसे आजकल जो होता है मौसम, जो रात को क्या होता है, बारिश नहीं पड़ रही बट बादल जरूर है। तो जो बादल वाले नाइट्स होती हैं, रात को जब बादल होते हैं, तो वो ज़्यादा गर्म होती हैं रादर देन क्लियर नाइट्स। ऐसा क्यों? और कौन-सा ऑप्शन इसमें बनता है? बेटा, इसके बाद वी आर प्लानिंग टू स्टडी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी शायद, तो फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है? द आंसर इज व्हिच? ए, बी, सी और डी? इट्स व्हाट? ए और बी? इट्स और बी, बी शुरू कर दिया। जब मैंने बी बोला तो बी शुरू कर दिया, अब मैं डी बोलूंगा तो डी शुरू कर दोगे? कुछ आप स्टैंड रखो। द आंसर इज clouds prevent escape of radiation of heat from the ground and the air.
ठीक है? तो होता क्या है कि मैंने देख बताया आपको कि जैसे गर्मी पड़ रही है, अब गर्मियों का मौसम है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जो आ रही है रेडिएशन बाहर से आ रही है, सन से रेडिएशन आ रही है, वो रात को एमिट होती है, ये सबको पता है, ठीक है ना? और ग्लास में होता है जो सॉरी क्लाउड्स में क्या होता है बेटा, क्लाउड्स किसके बनते हैं? वाटर वेपर से बनते हैं, ये सबको पता है। वाटर वेपर पर जाके ठंडे होके वही बारिश मारने करते हैं ना। क्लाउड्स बनते हैं वाटर वेपर से। तो वाटर वेपर इज ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इज ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना? GHG। ये क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो CO2 करती है। तो क्या करते हैं, रात को क्या कर देते हैं, जैसे ये आते हैं, बाहर वाली जो एमिट हो रही है, नॉर्मली क्या, अगर क्लाउड ना होते तो सारी की सारी एमिशन जो पावर्स थी वो बाहर चले जानी थी, जो एमिट करती थी। धरती ने जितनी भी सुबह एब्सॉर्ब करनी है सन की जो हीट है, ठीक है, उसको रात को रिफ्लेक्ट करना, इमिट करना था, नॉट रिफ्लेक्ट, एमिट करना था। एमिट मतलब बाहर फेंकना था। बट हुआ क्या कि आपने उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया। सोचो आपको गर्मी बहुत लग रही है, आप बाहर गर्मी से आए हो, ऊपर से कोई आपको आके बोले कि रजाई में बैठ जाओ, तो क्या होगा? और बुरा हाल होगा ना, समझ रहे हो? तो सही हाल होता है। इसी कारण वहां पे अगला दिन बहुत ज्यादा गर्म रहता है, वार्मर, ठीक है ना? क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर rather देन क्लियर नाइट्स। क्लियर नाइट्स का मतलब क्या होता है कि जब बादल कुछ नहीं होते, बिल्कुल साफ होता है मौसम, तो उस टाइम रेडिएशन सारी की सारी चली जाती है, तो धरती ठंडी हो जाती है। अगर धरती ठंडी हो जाएगी, जो उसके साथ लग रही हवा वो भी ठंडी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यूट्यूब वालों? वेरी गुड। ज्योतिका को लगता है मोमोज बहुत पसंद है। चलो, ओके। सो if the doors of a refrigerators are left open few hours the temperature of the room will, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, क्या आंसर है इसका? not remain the same बेटा, it will increase। वेरी गुड। इंक्रीज हिमराज, इंक्रीज, ये हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट करवाया था कि क्या रेफ्रिजरेटर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज, समझ रहे हो? दे रिफ्लेक्ट, दो दे डू नॉट रेडिएट, दे रिफ्लेक्ट द हीट फॉलिंग अपॉन देम। तो रिफ्लेक्ट करती है, ये याद रखो। ये क्वेश्चन आपको इस ऑप्शन में थोड़ा सा चक्कर दे सकता था, तभी मैंने ये ऑप्शन डाली थी, ठीक है? और आगे चलते हैं। ये बताओ, a piece of ice added to a drink cools it, इसका रीजन क्या है? क्या है इसका रीजन? ये है, ice takes the latent heat from the drink for melting resulting in the cooling of the drink। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो। कौन, नाम क्या है आपका? मुस्कान, अभी तो आपने हाँ जी बोला मेरे को। नहीं नहीं, मैंने अभी आप क्या आके पूछा बच्चों से, वो कल की मुस्कान है यहाँ पे, आपने हाई भी बोला मेरे को, ऐसा कैसे बोल रहे हो यार? मुस्कान मट्टू है आपने लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैं कोई वही हूँ, पूछे ही है मैंने सबसे। चलो आप मेरे को फिर भेज दो, अभी मैं दूसरी क्लास, अभी तो क्लास हो गई है, दूसरी क्लास में भेज देता हूँ, ठीक है? ओके, तो आंसर बिकम्स बोथ ए एंड ए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट रीजन है, ठीक है ना? पता लग गया? ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मैंने इसको क्वेश्चन से पूछा था आपको कि भाई अगर हमारे पास एक पानी जो 0 डिग्री पे ठंडा पड़ा ही पड़ा है, उसमें आप एक बोतल डालो और एक वही बोतल को आप 0 डिग्री पे पड़ी बर्फ में डालो, तो कौन ज्यादा ठंडा करेगा? बर्फ ज्यादा ठंडा करेगी। लग गई समझ? दिस इज ड्यू टू लेट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लास्ट क्वेश्चन,
इज दिस, इफ द आइस कलेक्ट्स ऑन ए फ्रीजर, ये आज हम डिस्कस करके आए हैं, द कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब उसकी कूलिंग कम हो जाती है। इसका क्या रीजन ये है? आइस इज अ पुअर कंडक्टर। बताओ ध्यान से। डन, ठीक है, तो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो वी हैव डन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। कोई चीज अगर रह गई होगी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह गया होगा तो वी विल नेक्स्ट क्लास। बट नेक्स्ट क्लास से हम ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं बेटा, वो क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। ट्राई टू बी ऑन टाइम, ठीक है, सारे टाइम से आ जाना। कल क्लास हम वो शुरू करेंगे एंड उसके बाद आपको टेस्ट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। प्लीज वो मत पूछना क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ बता दिया। क्या एक ग्रेड होगा कि नहीं होगा वो भी बता दिया है। शशांक पूछ रहे हैं कि क्या टेस्ट की लैंग्वेज होगी, बेटा ये उसी दिन पता चलेगा। दैट इज ए सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। ओके, अरे वाह, मुस्कान आप नहीं हो वो? अच्छा, वो बेचारी मेरे को बोली है, कहती मेरे को आपने फिर नहीं भेजा। चलो कुछ भेज देता हूँ उसको। चलो ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है। तो मंडे को टेस्ट है आपका, फिर से बता दूं जिसको नहीं पता, ठीक है। यस, इकोनॉमिक्स की भी बना देता हूँ बेटा मैं। ओके।